चलिए देखिए, आज हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। जो आपके आगामी जितने भी एग्जाम हैं, एसएससी हुआ आपका, रेलवे हुआ, और जितने भी आपके आने वाले जैसे यूपी पुलिस है, तो इन सब में आपका एक जो विषय विषय सबसे ज़्यादा आता है, उसका नाम है भौतिक विज्ञान या फिजिक्स। हम इस मैराथन क्लास के दो पार्ट रखेंगे, जिसमें आपकी फिजिक्स पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स में सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है कि फिजिक्स में का जनक किसको कहा जाता है? भौतिक विज्ञान का जनक। क्वेश्चन क्या आएगा आपका? भौतिक विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? भौतिक विज्ञान का अगर आपसे जनक पूछते हैं तो आप बताओगे आइजैक न्यूटन। किसको कहा जाता है? सर आइजैक न्यूटन को इसका जनक कहा जाता है। ठीक है ना? लेकिन अगर आधुनिक भौतिकी का जनक पूछा जाता है, किसका पूछ ले हमसे? आधुनिक भौतिकी का जनक पूछ ले, तो फिर आप बताओगे आधुनिक जो भौतिकी का जनक है वो एल्बर्ट आइंस्टीन है। कौन है आपके? एल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है आपके? एल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है ना? अब भौतिक इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी चीजें आपकी होती हैं। तो देखिए, भौतिकी में सबसे पहले आती हैं आपकी कौन सी राशियां? भौतिक राशियां और उनके मात्रक। क्या क्या आते हैं आपके? भौतिक राशियां और उनके मात्रक। मापन, अब इसमें राशियों में को मापना कैसे है, उनके लिए हमें मात्रक दिए रहते हैं। जैसे देखिए, आपकी जो आधार के आधार पर भौतिक राशियां हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मा गतिकी, तापक्रम, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये जो आपकी राशियां हैं, ये इनके एसआई मात्रक हैं। ठीक है ना? और ये इनके प्रतीक दर्शाए गए हैं। तो कितनी भौतिक राशियां हैं आपकी? तो आप कहोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 जो है आपकी, वैसे जो जो रहती मूल राशियां हैं, ये आप कौन सी राशियां हैं? मूल राशि। राशियां दो प्रकार की होती है, एक मूल राशि होती है और दूसरी कौन सी होती है आपकी? व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि होती है आपकी? व्युत्पन्न राशि। मूल राशियां जे अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। कैसी होती हैं आपकी? स्वतंत्र। और जे मूल राशियों पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती हैं आपकी? मूल राशियों पर निर्भर होती है। ठीक है ना? तो मूल राशियां कैसी होती हैं? अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती है। ठीक है ना? अब आपको कुछ चीजें याद रखना है, जैसे लंबाई। लंबाई को हम किस में नापते हैं? मीटर में। किस में नापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को किस में नापते हैं? किलोग्राम। समय को किस में नापते हैं? सेकंड में। विद्युत धारा को एम्पियर में। ऊष्मा गतिकी को केल्विन में नापते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, जो पदार्थ की मात्रा है उसको किस में नापते हैं हम? मोल। और ज्योति तीव्रता को कैंडेला। ज्योति तीव्रता को किस में नापा जाता है? कैंडेला में नापा जाता है। ये इनके क्या है? इनके प्रतीक दर्शाए गए हैं। ठीक है ना? अब देखिए, इधर अब हम देखते हैं कि जो सबसे पहले आपका आता है मापन। क्या आता है? मापन। मापन वह प्रक्रिया है जिसमें हम यह पता करते हैं कि कोई राशि दी हुई राशि का मानक राशि से कितना गुना है। यानी दी किसी राशि का मानक राशि का कितने गुना है, वो उसका क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। तो मापन में ही आता है सबसे पहले आपका क्या? मात्रक। किसी भौतिक राशि के एक नियत परिमाण को मानक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब आपने कहा कि किसी भौतिक राशि, कोई भी राशि है, उसकी एक मात्रा, क्या उसकी एक मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? मानक, जिसमें उसको मापा जाता है। इस पर परिणाम का संख्यात्मक मान एक माना जाता है। संख्यात्मक मान कितना जाता है? एक माना जाता है। इस मानक के नाम को उस राशि का क्या कहा जाता है? मात्रक कहा जाता है। जैसे हमने कहा 1 किलोमीटर। क्या कहा अपन ने? 1 किलोमीटर। यानी अपन ने कहा 1000 मीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर। यानी अपन ने कहा कि जो दूरी है, क्या है? दूरी। दूरी को हम किस में नापते हैं? मीटर में। किस में नापते हैं? मीटर में। यानी दूरी का मात्रक क्या है आपका? मीटर हो जाएगा। ठीक है ना? इनको हम किस में दर्शाते हैं? संख्याओं में दर्शाते हैं। किस में दर्शा देते हैं? संख्याओं में दर्शाते हैं। अब देखिए,
मूल राशियां। कौन सी राशियां हैं? मूल राशियां। तो मूल राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं। तो हमने अभी देखा था कि मूल राशियां अपने आप में कैसी होती हैं, आपकी स्वतंत्र होती हैं, जबकि व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से मिलकर ही बनी होती। ठीक है ना। मूल राशियां कहलाती हैं तथा इनके मात्रक कैसे कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है ना। अब जैसे देखिए आप, ये कौन सी राशियां हैं? मूल राशियां। तो मूल राशियों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 7 बताना है। मूल राशियों की संख्या कितनी बतानी है? 7। कौन कौन सी है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकी, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। कितना क्लियर है? तो मूल राशियां कितनी होती हैं आपकी? 7 होती। ठीक है ना। फिर व्युत्पन्न जो राशियां हैं वो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती। ठीक है ना। जैसे आपका व्युत्पन्न राशि अपन बताएंगे। व्युत्पन्न राशि जैसे आपने कह दिया चाल। क्या कह दिया आपने? चाल। ये राशि है तो चाल का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है? दूरी बटे समय। दो राशियां उपयोग में आ गई आपकी। दूरी को हम किस में नापते हैं? लंबाई में। और समय को किस में नापते हैं हम? सेकंड। किस में नापते हैं? सेकंड। ठीक है ना। ऐसे जैसे चाल हो गया, वेग हो जाएगा आपका। ठीक है ना। आपने कहा आयत हो जाता है। ठीक है ना। तो क्षेत्रफल अपन दर्शा देते हैं। तो ऐसे सब किससे पता पड़ती? कौन सी राशि होती है आपकी? व्युत्पन्न राशियां होती है। इतना क्लियर है? तो मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अब देखिए अगला जो अपना टॉपिक आता है, इसी में मात्रकों की पद्धतियां। क्या आता है अपना? मात्रकों की पद्धतियां। तो देखिए क्या हुआ, क्यों इन मात्रकों की जरूरत पड़ी। पहले क्या होता था, पहले पुराने समय में जिसका जो रात जैसे नापते गज में नापते थे हम। किसमें नापते थे दूरी को? गज में, फुट में नापते थे। ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग पैमाने हर देश के अपने अपने हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ, अब सब में विषमताएं पाई जाती थी। पहले तो गज मतलब पैर, कोई पैर के हिसाब से नापते थे। राजा का अगर मान लो राजा छोटा हो गया तो उसका छोटा पैर मतलब जमीन छूट कम हो गई उसकी, और बड़ा राजा आ गया तो बड़ा पैर हो गया उसका। ऐसे नापते थे तो कुछ मेजरमेंट ही नहीं था। फिर क्या हुआ, सभी देशों ने मिलकर एक सबमिट की, जिसमें हमने कौन से मात्रक निर्धारित किए? एसआई मात्रक। कौन से मात्रक निर्धारित किए हमने? एसआई मात्रक, स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है ना। कौन से मात्रक निर्धारित किए हमने? एसआई मात्रक निर्धारित कर दिए। जब एसआई मात्रक निर्धारित किए तो इसकी 3 पद्धतियां आती हैं। कितनी पद्धतियां आती हैं? 3। कौन कौन सी पद्धतियां हैं? एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। मात्रक की कितनी पद्धतियां हैं? 3। कौन कौन सी है? एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। एमकेएस पद्धति का फुल फॉर्म है मीटर किलोग्राम सेकंड। एमकेएस का पूरा नाम क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है ना। और सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है आपका? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड। इतना क्लियर है? कितनी पद्धतियां हैं आपकी? 3 पद्धतियां। आप देखिए इस पद्धति एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। ठीक है ना। और सबसे ज्यादा प्रचलित पद्धति यही एमकेएस पद्धति। अपन इसी में नापते हैं। लंबाई मीटर में नाप दिया, द्रव्यमान को आपने किलोग्राम, समय को किस में नापते हैं? सेकंड। और अगली कौन सी है? सीजीएस पद्धति। इसमें लंबाई को किस में नापते हैं? सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। और इसी को गॉसियन या फ्रांस की पद्धति कहते हैं। इसको किस पद्धति के नाम से जाना जाता है? फ्रांस की पद्धति। किस देश की पद्धति कहते हैं? फ्रांस की पद्धति कहा जाता है। किस पद्धति को कहा जाता है? सीजीएस पद्धति को। इतना क्लियर है? सीजीएस पद्धति को क्या कहा जाता है? फ्रांस की पद्धति भी कहते हैं। ठीक है ना। अब अगली कौन सी पद्धति आती है आपकी? एफपीएस। कौन सी पद्धति है? एफपीएस। इस पद्धति में लंबाई को किस में नापा जाता है? फुट में। लंबाई किस में नापते हैं हम? फुट में नापते हैं। द्रव्यमान को किस में नापते हैं? पाउंड में। द्रव्यमान को किस में नापते हैं? पाउंड में। और समय को किस में नापेंगे? सेकंड। समय तीनों में ही सेकंड में नापा जाता है। लेकिन इस पद्धति को हम कौन सी पद्धति कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति। क्या कहा जाता है? ब्रिटिश पद्धति। किस, देखो हमने पढ़ी है 3 पद्धति, एमकेएस। ठीक है ना। अगली कौन सी आई है? सीजीएस। और कौन सी है? एफपीएस। ठीक है। ये फ्रांस की पद्धति है। कहाँ की है? फ्रांस की। ये ब्रिटिश पद्धति है।
और ये जो है आपकी व्यापारिक पद्धति। कौन सी पद्धति है? व्यापारिक पद्धति इसको कहा जाता है। इतना क्लियर है? कौन सी पद्धति को व्यापारिक पद्धति कहा जाता है? MKS पद्धति। इतना क्लियर है? अब देखिए हमने कितनी पद्धतियां पढ़ ली हैं? 3 पद्धतियों को पढ़ लिया है। कौन कौन सी पद्धतियां हैं? आप कहोगे 3 पद्धतियां हैं, MKS, CGS और FPS। आप देखिए अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, यानी हमने क्या कहा? अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में यानी SI यूनिट। किसकी बात कर रहे हैं हम? SI यूनिट की बात करते हैं। तो इन SI यूनिट में आप देखिए इसका 1971 में, कौन सी डेट है आपकी? 1971 में मापतौल की अंतरराष्ट्रीय पद्धति समिति ने मात्रकों की एक पद्धति निश्चित की, जिसे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। तथा संक्षेप में इसे क्या कहा जाता है? SI मात्रक से प्रदर्शित किया जाता है। यह प्रणाली MKS पद्धति का सुधरा हुआ रूप है। किस पद्धति का सुधरा हुआ रूप है? MKS, या आप कहो SI पद्धति यानी MKS पद्धति। ठीक है ना? इस पद्धति में 7 मूल राशियां हैं। कितनी राशियां हैं? 7। और 2 कौन सी राशियां हैं? पूरक राशियां हैं। मूल राशियां कितनी है आपकी? 7। कौन कौन सी 7 हैं? तो देखिए जो मूल राशियां हैं वो अभी हमने ऊपर देखी थी। कौन कौन सी राशियां हैं? तो आपने कहा लंबाई। कितनी मूल राशियां हैं आपकी? 7। कौन कौन सी हैं? देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकी, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। कितनी राशियां हो गई आपकी? 7 हो गई। ये कौन सी राशियां हैं आपकी? मूल राशि। कौन सी राशियां हैं? मूल राशि। और अगर आपसे पूछा जाता है पूरक राशियां कौन सी होती हैं? कौन सी राशि? पूरक राशि। तो पूरक राशियां हैं 2। एक का नाम है समकोण। कौन सा है? समकोण। और दूसरा कोण है आपका घनकोण। समकोण और घनकोण। समकोण को हम बोलते हैं रेडियन। क्या कहते हैं अपन? रेडियन में नापा जाता है। और घनकोण को किस में नापा जाता है? स्टेरेडियन। किस में नापा जाता है? स्टेरेडियन में इसको नापा जाता है। समकोण को किस में नापते हैं हम? रेडियन। और घनकोण को किस में नापते हैं हम? स्टेरेडियन में नापा जाता है। ठीक है ना? ये कौन सी राशियां आपकी? पूरक राशियां। मूल राशियों की संख्या कितनी है आपकी? 7। ठीक है ना? इनके जो मात्रक कब निर्धारित किए गए थे आपके? SI मात्रक। इनको किस नाम जाना जाता है? SI मात्रक। और SI मात्रक कब निर्धारित किए गए? 1971 में। कब निर्धारित किए गए थे? 1971 में निर्धारित किए गए थे। चलिए देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने SI मात्रक देख लिया। अब जो अगली राशि आती है कि आपसे पूछा जाता है 2 प्रकार की राशियां होती हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। कौन कौन सी राशि होती है? सदिश और अदिश। तो हमारी पहली राशि कौन सी है? अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश राशि। और दूसरी कौन सी है? सदिश राशि। क्या होती है सदिश और अदिश? ठीक है ना? आप कहोगे जिस राशि में केवल परिमाण होता है, क्या होता है? परिमाण होता है, उनको ही हम बोलते हैं क्या? अदिश राशि। क्या बोलते हैं? अदिश राशि। परिमाण मतलब जिनमें केवल दूरी होती है। क्या होती है आपकी? दूरी। ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण यानी दूरी होती है, उन राशियों को हम क्या कहते हैं? अदिश राशि। लेकिन जिन राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, क्या होती है? दिशा, तो उन राशियों को हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। अंतर समझ में आया आपको? सदिश और अदिश में? अदिश में केवल क्या हो गया आपकी? दूरी। हम तो चल रहे हैं, कहाँ गए थे कि घूमने गए थे, कहाँ गए थे कि पता नहीं, जहाँ गए वहां गए पता नहीं, कहाँ गए हो जाएंगे नहीं लौट के आ गए। मतलब कोई मंजिल इनकी नहीं थी कि जाना कहाँ। लेकिन इसमें क्या होता है? दिशा होती। आपसे कहा जाए स्टेशन जाए तो आपको पता नहीं स्टेशन कौन सी दिशा में है। ठीक है ना? तो मतलब परिमाण के साथ साथ क्या भी है? दिशा। तभी जाके वो कौन सी राशि कहलाएगी? सदिश राशि। केवल परिमाण होगा तो कौन सी राशि कहलाएगी आपकी? अदिश राशि कहलाएगी। इतना क्लियर है? अब देखिए अब इनके उदाहरण याद रखना हमें। क्या याद रखना है? उदाहरण आपको याद रखना कि कौन सी राशि सदिश है और कौन सी अदिश है, और सर्वाधिक पेपर में पूछी जाती है। ठीक है ना? आप देखिए अदिश राशि जैसे अपन का लंबाई। क्या है? लंबाई। अब लंबाई कहीं भी हो सकती है, इस साइड भी खींच लीजिए आप, ऊपर भी चले जाइए, इस साइड भी चले जाइए, नीचे भी चले जाइए।
तो लंबाई की तो कोई दिशा नहीं। ठीक है ना, तो लंबाई कैसी राशि है आपकी, आप कहोगे अदिश राशि। लंबाई के साथ साथ क्या आ गया आपकी, दूरी, समय, क्या आ गया आपका, समय, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, आयतन, चाल, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, आवेग, आवृत्ति, विशिष्ट ऊष्मा, शक्ति, कोण, ताप, विद्युत धारा, विद्युत विभव आदि कौन सी राशियां हैं आपकी, अदिश राशियां। इतनी जो राशियां हैं वो कौन सी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। तो आपको याद रखना है लंबाई, दूरी, समय, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, आयतन, चाल, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, आवेश, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है ना, ये सब कैसी राशियां आपकी, तो आप कहोगे अदिश राशियां। इनमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है। क्या होता है आपका, परिमाण, जिनमें आपकी दिशा नहीं होती। कि समय की कोई दिशा होती है, नहीं होती है, बस समय चल रहा है आपका। अब देखिए, अब जो अगला आएगा आपका, ये कौन सी राशियां आएंगी आपकी, सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, तो सदिश की बात करते हैं, जिन भौतिक राशियों को पूर्णता व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन राशियों को हम कौन सी राशियां कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। जैसे विस्थापन, क्या होता है, विस्थापन। अब आप कहोगे विस्थापन किसे कहते हैं, तो देखिए, विस्थापन का उपयोग सबसे ज्यादा जो करते हैं वो आपके हवाई जहाज करते हैं। कौन करते हैं, हवाई जहाज, मतलब आपने कहा एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं। अब वे थोड़ी रोड रोड पकड़ जाएंगे, रोड इस साइड घूम गया तो ऐसे ऐसे भी घूमते जाएं, वे तो सीधा शॉर्टकट पकड़ते हैं। ठीक है ना, विस्थापन उसी को कहते हैं। जैसे ये बिंदु है और ये बिंदु है, ऐसे अपने जाना है, तीन बिंदु है जहां पर जाना है आपको। अब आप कहोगे ऐसे जाओ और ऐसे जाओ, ऐसे तो जाएंगे नहीं, हम सीधा कहते हैं विस्थापन ये वाला। विस्थापन मतलब कम से कम दूरी, यानी आप कहोगे विस्थापन किसको कहते हैं, कोणात्मक दूरी। कौन सी दूरी होती है, कोणात्मक दूरी होती है। ठीक है ना, ये वाली जो दूरी कौन सी कहलाएगी आपकी, विस्थापन। कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी कौन सी दूरी दर्शाएंगे हम, न्यूनतम दूरी। कौन सी दूरी कहलाएगी आपकी, न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है ना, आप देखिए, अब आपने कहा विस्थापन हो गया, दूसरा ऑप्शन कौन सा है आपका, वेग। कौन सा है, वेग। अब वेग में आप जैसे दौड़ते हुए जाते हो, चालती नॉर्मल चल रहे थे, लेकिन अब आप आ गया क्या, वेग। वेग मतलब बहुत वेलोसिटी, बहुत तेज स्पीड पर कहीं दौड़ जा, कोई ना कोई सी दिशा में तो दौड़ोगे आप, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो जिस दिशा में दौड़ोगे तो अपन कह देंगे उसको वेग। और बल, कौन सा है, बल। फोर्स जो लगाया है तो वो भी किसी न किसी दिशा में लगाया जाएगा, ऐसा है तो नहीं हवा में बल लगा देंगे अपन। जैसे आपने देखा होगा गुरुत्वाकर्षण बल है, वो हमेशा अपनी ओर नीचे की ओर लगता है, जी का मान जो होता है, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए, तो विस्थापन, वेग, बल। अगला कौन सा है आपका, त्वरण। कौन सा है आपका, त्वरण, संवेग, बलाघूर्ण, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र, कोणीय वेग। तो ये सब कौन से कहलाएंगे आपके, आप कहोगे ये सब सदिश राशियां कहलाती हैं। कौन सी राशियां कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। तो इतना आप नॉर्मल याद रखिए कि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा होगी वो क्या कहलाएंगी आपकी, सदिश राशियां कहलाएंगी। और इनके नाम आपको 2 से 3 बार पढ़ लेना। ठीक है ना, आप देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ नाम है आपको ये पावर के रूप में दर्शाए जाते हैं, और इनको आपको याद रखना है। कि जैसे हमसे कहा गया है, देखिए, ये सब जो संख्या है वो 10 की पावर में है। किसकी घात में आपकी, 10 की घात, यानी 10 की घात जो 18 होती है उसको एक्सा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सा, यानी सबसे बड़ी पावर हो गई। या फिर आप नीचे से भी पढ़ सकते हैं, 10 की पावर 1, कितने, 10 की पावर 1, उसे क्या कहा जाता है, डेका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेका। अब इससे बढ़ेंगे, 10 की पावर कितनी होगी, 2, उसे क्या कहा जाएगा, हेक्टा। डेका, हेक्टा। तो 10 की पावर 3 कितना होता है, किलो। तो किलो को आपने ऐसे लिखा हो ना, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। समझ में आ रहा है कि नहीं, 10 की कितनी जीरो लग गई, 3 में लग गई। किलो के बाद क्या आएगा, मेगा। क्या आएगा, मेगा। 10 की पावर कितनी हो गई है, 6।
10 की पावर कितनी है 6, 6 को क्या कहा जाएगा मेगा। 10 की पावर कितनी है 9, 9 को क्या कहा जाएगा गीगा, क्या कहा जाता है गीगा कहा जाता है। और 10 की पावर कितनी हो गई है 12, क्या कहा जाता है टेरा। 12 के बाद 15 पेटा, 18 एक्सा। तो यहां से करो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। तो ये 10 की पावर 18 तक आपको नाम याद रख लेना, किन किन नामों से इनको अपन जानते हैं। इतना क्लियर है। अब देखिए इधर हम प्लस में गए थे, अब इधर हम काय में जा रहे हैं माइनस में। एक से नीचे आएंगे जीरो, जीरो से कम होंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -1 यानी डेसी, क्या हो जाएगा डेसिमल। ये हो जाएगा सेंटी, डेसी है तो कैसे हो जाएंगे सेंटी, सेंटी से भी नीचे मिली, फिर माइक्रो, फिर नैनो, फिर पीको। 10 की पावर 15 -15 क्या कहलाता है फेम्टो, क्या कहलाता है फेम्टो, या इसको क्या कहा जाता है फर्मी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं फर्मी या फेम्टो कहा जाता है। और 10 की पावर -18 क्या कहलाता है एटो कहलाता है, क्या कहला जाता है एटो कहलाता है। कौन कौन से नाम है आपके, तो आपने कहा डेसी 10 की पावर -1, फिर -2 सेंटी 10 की पावर 3 मिली, फिर माइक्रो, फिर 10 की पावर में क्या आया आपका नैनो, 10 की पावर -12 पीको, 10 की पावर -15 फेम्टो या फर्मी कहा जाता है। और 10 की पावर -18 को क्या कहा जाता है इधर एटो, माइनस में जाएंगे तो एटो और प्लस में जाएंगे तो क्या एक्सा। समझ में आ गया, प्लस में है तो एक्सा और माइनस में है तो एटो, 10 की पावर -18। इतना क्लियर है, इनके नाम आपको याद कर लेने हैं। अब देखिए ये नाम पूछने के बाद कुछ और अलग से क्वेश्चन बनते हैं जो हमसे पूछे जाते हैं कि बताइए एक खगोलीय इकाई, कौन सा आता है आपका कि एक खगोलीय इकाई किसे कहते हैं, या आपने किसी चीज को अपन नापते हैं तो आपने देखा खगोलीय इकाई में जो ग्रह रहते हैं उनके बीच की दूरी नापी जाती है खगोलीय इकाई, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं खगोलीय इकाई कहते हैं। खगोलीय इकाई यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं खगोलीय इकाई कहते हैं, ठीक है ना। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय इकाई को शॉर्ट नाम में क्या लिखते हैं अपन एयू, क्या कहा जाता है एयू, एयू का पूरा नाम क्या है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, ठीक है ना। एक एयू का मान कितना होता है तो आपने बताया 9.46 × 10 की पावर 50 मीटर, ठीक है ना। ये हमने इसका मात्रक बताया, सॉरी जी नहीं आपको कौन सा है जी वाला। एक एयू एक एंगस्ट्रम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है 1.496 1.495 × 10 की पावर 11, कितना है आपका 1.495 × 10 की पावर कितनी है 11 मीटर। ये किसका मान है आपका एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एक खगोलीय मात्रक। मान याद करिए आप, एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है आपका 1.495 × 10 की पावर 11 मीटर। किसका मान है जी आपका एक खगोलीय मीटर का। फिर आता है दूसरा कौन सा प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। पेपर में ऐसा पूछा जाता है बताइए प्रकाश वर्ष के द्वारा किसको नापा जाता है समय दूरी, तो अपन किसको बताएंगे ये दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है दूरी। तो आप देखिए एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, यानी निर्वात आपने देखा होगा कि जहाँ आप अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, क्या नहीं होता है वायुमंडल होता नहीं तो वहां निर्वात रहता है। निर्वात में जो प्रकाश क्या प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं प्रकाश वर्ष कहा जाता है, लाइट ईयर कहा जाता है। और ये किससे क्या नापते हैं हम प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, ठीक है ना। और इसका जो मान है एक लाइट ईयर एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर। ये किसका मान है अपना एक प्रकाश वर्ष का, किसका मान है अपना
एक प्रकाश वर्ष का मान है। और तीसरा कौन सा आया है, पारसेक। पारसेक जो है दूरी मापने वाला सबसे बड़ी इकाई। आपका पेपर में पूछा जाता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है आपका, पारसेक। और एक पारसेक बराबर, क्या बताया उसने, एक पारसेक बराबर जो मान होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तीनों मान आपको याद रखना है, एक खगोलीय दूरी बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर और एक पारसेक बराबर। तो पूछा जाए कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, पारसेक। इतना क्लियर है। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हमारी कुछ दूरी या लंबाई के मात्रक दिए गए हैं जिनके नाम आपको याद रखना है, किसमें किसको नापा जाता है। तो सबसे पहले आया आपका 1 किलोग्राम। क्या आता है, 1 किलोग्राम। ये तो अपन सबको ही पता रहता है, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000। और 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। ठीक है ना। 1 मील बराबर कितना होता है, 1.6 किलोमीटर होता है। एक नाविक मील कौन सा आता है, एक नाविक मील बराबर होता है 1.8। एक खगोलीय इकाई बराबर जो मान हमने पढ़े लिए हैं तीनों आपके। अब अगला आता है द्रव्यमान। वजन किस में नापते हैं, एक औंस बराबर 228.35 ग्राम। एक औंस बराबर तो याद रखना आप, एक औंस बराबर कितना होता है आपका, 28.35 ग्राम। कितना होता है, 28.35 ग्राम। एक पाउंड, एक पाउंड कितने से मिलकर बना होता है, 16 औंस। जिसका मान कितना होता है, 453.52 ग्राम। 453.52 ग्राम किसका मान है आपका, एक पाउंड का, या 16 औंस के बराबर है। अगला जो आता है 1 किलोग्राम, क्या होता है, 1 किलोग्राम बराबर होते कितने ग्राम, 1000 ग्राम। लेकिन अगर औंस पूछा जाए तो कितना बताओ, कितने पाउंड के बराबर है, 2.205 पाउंड के बराबर। क्या, 1 किलोग्राम। और 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम, 1000 ग्राम होते। ठीक है ना। एक क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। एक क्विंटल बराबर कितना होता है, 100 किलोग्राम। एक मीट्रिक टन, एक मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम। यानी हम बोलेंगे 10 क्विंटल। कितने क्विंटल हो जाएंगे आपके, 10 क्विंटल बराबर होता है कितना आपका, एक मीट्रिक टन। कितना होता है, एक मीट्रिक टन कितने के बराबर होता है आपका, आप बताओगे 10 क्विंटल के बराबर। कितने क्विंटल आपके, 10 क्विंटल, या आप बताएंगे 1000 किलोग्राम। ठीक है ना। आप देखिए समय की मात्रा, किसकी मात्रा आते हैं आपके, समय। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 1 घंटे में कितने होते हैं, 3600 सेकंड। यानी 60 × 60 आप करेंगे तो 3600 सेकंड। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ये तो अपने सभी पता है। अब देखिए इसी में आता है आपका एक सप्ताह। क्या आता है आपका, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 7। और एक चंद्रमास, क्या आता है आपका, एक चंद्रमास बराबर 4 सप्ताह होते हैं। एक चंद्रमास बराबर कितने होते हैं, 4 सप्ताह। और 4 सप्ताह में कितने दिन हो जाते हैं आपके, 28 दिन। ठीक है ना। एक सौर मास, कौन सा आता है आपका, एक सौर मास 30 या 31 दिन, या फरवरी 28 या 29 दिन का होता है। ठीक है ना। वो फरवरी कितने की होती है, 28 की होती है या 29 की होती है आपकी, या जिसको हम क्या बोलते हैं, एक सौर मास के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक वर्ष, क्या आता है, एक वर्ष में 13 चंद्रमास और एक दिन। क्या होता है, 13 चंद्रमास और एक दिन, यानी 12 सौर मास बराबर 365 दिन। ये याद रखना आपको, 13 चंद्रमास एक दिन, इसके बराबर होते 12 सौर मास, और इसके ही बराबर होते कितने दिन, 365 दिन बराबर एक वर्ष। इतना क्लियर है। एक वर्ष हो गया आपका। अब बात आती है एक लीप वर्ष। कौन सा वर्ष आता है, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। जो आपने लीप उसमें देखा ही, आप पढ़ते हैं चार, प्रत्येक 4 वर्ष में। कितने वर्ष में, 4 वर्ष में कौन सा वर्ष पड़ता है, लीप वर्ष पड़ता है, जिसमें फरवरी 29 दिन की हो जाती है। फरवरी कितने दिन की हो जाती है आपकी, 29 दिन की होती है। अब देखिए जी है एक एकड़, कौन सा मान आता है, एक एकड़ का जो मान दिए गए हैं
जिसमें आपका देखा हो कितने वर्ग गज होता है, 4840 वर्ग गज के बराबर होता है 1 एकड़। ठीक है ना, वर्ग फुट में बताएंगे और वर्ग मीटर में अलग अलग मान दिए गए। लेकिन आप कहोगे 1 हेक्टेयर क्या आता है आपका, एक जो हेक्टेयर है कितने एकड़ के बराबर होता है, 2.5 एकड़ के बराबर। एक बार और बोलिए 1 हेक्टेयर कितने एकड़ के बराबर होता है, 2.5 एकड़ के बराबर होता है। ठीक है ना। अब अगला जो है 1 वर्ग किलोमीटर, कौन सा आता है आपका, 1 वर्ग किलोमीटर कितने हेक्टेयर के बराबर होता है, तो आप बताते हो 100 हेक्टेयर के बराबर होता है। कितने हेक्टेयर के बराबर होता है, 100 हेक्टेयर के बराबर होता है क्या, 1 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा बताओ 1 एकड़ बराबर कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो आप बताओगे 46 46.94 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़। 1 वर्ग किलोमीटर बराबर 100 हेक्टेयर। ठीक है ना। और आपसे कुछ 1 वर्ग मील बराबर 640 एकड़। कितने एकड़, 640 एकड़ 256 हेक्टेयर के बराबर होता है। और किलोमीटर बताएंगे 2.6 वर्ग किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है ना। तो ये मान अभी जब हमारे रेलवे की जो वैकेंसी आपकी आती है जिनमें न्यूमेरिकल फिजिक्स पूछी जाती है, कौन सी आपकी न्यूमेरिकल सवाल आते हैं आपके, तो उनमें इन सब चीजों का काम पड़ता है। ठीक है ना। आप देखिए इसमें ही हमें कुछ चीजें याद रखना है। ठीक है ना, जो फैक्ट टू फैक्ट ही है उनको आपको याद करना ही करना है। ठीक है ना। देखिए देखिए सबसे पहले जो अपना आता है शक्ति, क्या आता है अपना, शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या होता है आपका, वाट होता है। याद रखिए आप, वाट किसका मात्रक है, शक्ति का। ठीक है ना। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है, न्यूटन। क्या है, न्यूटन। याद रखिए बल का ऐसा ही मात्रक क्या है, न्यूटन। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, वाट। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है, जूल। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है आपका, जूल होता है। अब अगला आता है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक। कौन सा है आपका, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है आपका, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। किसका होता है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। अगला आता है प्रकाश वर्ष, किसकी इकाई है, दूरी का इकाई। किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है क्या, प्रकाश वर्ष। अगला जो आता है प्रकाश वर्ष दूरी, जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। हमने लिखा था कि जो निर्वात में जो प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक पारसेक तारों से संबंधित दूरियों का मापन करने वाला मात्रक। किसकी दूरी पता करता है जी, तारों की। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, पारसेक। ठीक है ना। और ये कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, 3.25 प्रकाश वर्ष। ठीक है ना। 3.25 प्रकाश वर्ष होंगे तब जाके बनता है एक पारसेक। एक पारसेक बराबर मान कितना है, 3.25 प्रकाश वर्ष। और इससे ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। इससे किसकी दूरी ज्ञात की जाती है, तारों की। किसकी ज्ञात की जाती है, तारों के बीच की दूरी। सूर्य भी एक क्या है आपका, तारा है। सूर्य क्या है आपका, एक तारा है। आगे देखिए पारसेक मात्रक है, दूरी मापने की इकाई है। मेगावाट बिजली मापने की इकाई है। क्या है, बिजली मापने की इकाई क्या है, मेगावाट। क्या है, मेगावाट। कि कितने समय में हमने कितनी बिजली का उत्पादन किया होगा। ठीक है ना। तो बिजली को किस में नापा जाता है, मेगावाट में नापा जाता है। इतना क्लियर है। अगला देखिए त्वरण, क्या है आपका, त्वरण। त्वरण किसका मापक है, त्वरण का जो मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे, मीटर प्रति सेकंड। और इस पे क्या लगा देंगे अपन, ठीक है ना। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका है, त्वरण का। ठीक है ना। अगला जो होता है आवेश, क्या आएगा, आवेश। आवेश का जो मात्रक है क्या, न्यूटन सेकंड।
क्या है? न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है? आवेश। ऊष्मा का मात्रक क्या है? कैलोरी। तो आपने बायोलॉजी में पढ़ा है कि हम कितनी ऊर्जा की हमें जरूरत होती है, तो ऊर्जा को हम ऊर्जा या ऊष्मा किसमें नापते हैं? हम कैलोरी में नापते हैं। समुद्री जहाज की गति किसमें नापा जाता है? नॉट। किसमें नापा जाता है? नॉट में नापा, यानी अपन समुद्र में जो दूरी नापते हैं वो नॉटिकल मील होती है ना। और समुद्री जहाज की गति नापेंगे अपन किसमें? नॉट में नापते हैं। याद रखना, समुद्री जहाज की दूरी किसमें नापते हैं अपन? नॉट में, यानी कितनी गति से चलता है जहाज, ठीक है ना। और समुद्री मील को अपन क्या कहते हैं? नॉटिकल मील भी कहते हैं। आगे देखिए, नौ संचालन का मात्रक क्या? नौ संचालन का मात्रक क्या होता है? नॉटिकल मील होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है आपका? विभव, जो अलग अलग विभव होते हैं आपके, उनका जो मात्रक कहलाता है क्या? वोल्ट कहलाता है, ठीक है ना। अब देखो, एक प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मात्रक किसका? प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या कहलाता है? एंगस्ट्रॉम। याद रखिए, एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है आपका? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को यानी फ्रीक्वेंसी को अपन किस में नापते हैं? अपन आप कहोगे एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट, ठीक है ना। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। अगला आता है ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक क्या है आपका? जूल। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है? पास्कल। दाब को किस में नापा जाता है? पास्कल में नापा जाता है। उच्च वेग को प्रदर्शित करता है क्या? मैक। उच्च वेग, जो सबसे ज्यादा गति हो जाती है अपनी, तो उसको क्या दर्शाया, किस में दर्शाया जाता है? मैक में दर्शाया जाता है। किस में दर्शाया जाता है? मैक में दर्शाया जाता है। आगे देखिए, ध्वनि की प्रबलता की माप किसमें नापते हैं? डेसिबल। ध्वनि की अपन उसे ध्वनि को मापने वाला यंत्र कौन सा है? डेसिबल। ध्वनि को किसमें नापा जाता है? डेसिबल में नापा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? अश्व शक्ति या हॉर्स पावर। शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की जो इकाई है उसे अपन अश्व शक्ति भी कह सकते हैं, हिंदी में बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? हॉर्स पावर कहते हैं, ठीक है ना। क्या है आपका? तो देखिए, कौन सा आगे कहाँ है? शक्ति का मान। शक्ति का मात्रा क्या है? वाट। लेकिन अपन शक्ति को ही अपन किसमें? बिजली की बात करते हैं अपन। शक्ति का इकाई क्या है आपकी? हॉर्स पावर या वाट। वाट बराबर है वाट में, या तो इसको अपन हॉर्स पावर भी कह सकते हैं या वाट में लिख सकते हैं। एक वाट बराबर कितना होता है आपका? 746। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है आपका? 746 वाट, ठीक है ना। अब देखो, दोनों के मान इसको अपन बड़ी मात्रा में ले लेते हैं, इसको अपन छोटी मात्रा में बता देते हैं, ठीक है। जैसे अपन दूरी को बताते हैं ना, किसको बताते हैं? दूरी को मीटर में ही बताते हैं, किलोमीटर में ही बताते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपसे पूछा जाए शक्ति का मात्रा क्या है, तो ऑप्शन वाट है तो वाट लगा देना, नहीं तो हॉर्स पावर लगा देना। अगला आता है, नौ संचालन के लिए दूरी की इकाई क्या है? समुद्री मील। वो समुद्री मील है, समुद्री मील को अपन क्या बोलते हैं? नॉटिकल मील। समुद्री मील को इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? नॉटिकल मील कहा जाता है। आगे देखिए, क्यूसेक में क्या नापा जाता है? जल के बहाव। क्यूसेक में किसको नापा जाता है? जल के बहाव। तो आपने देखा होगा, क्यूबिक मीटर लगाए जाते हैं, जो आपके तालाब बनाए जाते हैं ना, तालाबों में गेट लगे रहते हैं। आपको कैसे पता पड़ता है कि तालाब भरा गया है या तालाब कम भरा है, इस बार वर्षा कम हुई है तो डैम नहीं भरा पाए हैं, तो उनको किस में नापा जाता है आपका? आप कहोगे क्यूसेक में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? क्यूसेक। जब आप पुलों, नदियों के पास जाते हैं तो जो ब्रिज बने रहते हैं, उस पे एक कोई सी भी पिलर पे ऐसे थर्मामीटर टाइप का बना रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उससे पता पड़ता रहता है कि नदी में पानी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा जल के बहाव को किस में नापा जाता है, तो आप बताएंगे क्यूसेक में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? क्यूसेक। आगे देखिए, ओजोन परत की मोटाई को किस में नापा जाता है? डॉप्सन। ओजोन परत, किसकी बात आई आपकी? ओजोन परत। ओजोन परत की इकाई को किस में नापा जाता है? तो बताइए, डॉप्सन में नापा जाता है। किस में नापते हैं हम? डॉप्सन में। किसको नापते हैं? ओजोन परत की ऊंचाई को, ठीक है ना। आप देखिए, अगला जो आता है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को पता करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? सोनार का। किसका उपयोग करते हैं? सोनार। क्योंकि आपको पता है सोनार भी तरंगे हैं,
क्या जाती हैं आपकी, ये तरंगे रहती हैं। अब तरंगे जैसे मान लो कोई वस्तु है तो उससे टकराती हैं, टकरा के दोबारा से लौट आती हैं। पता पड़ता है कि यहाँ पर पानी में कोई वस्तु डली हुई, इसी के कारण आपके जहाज किसी पत्थर या चट्टान से नहीं टकराते, उन्हें पता पड़ जाता है आगे चल के कोई वस्तु आपकी आने वाली। जैसे सेंसर होते हैं ना, ऐसे जिस सोनार का उपयोग करते हैं किसमें, जहाजों में, पनडुब्बियों में, ठीक है ना। तो देखिए महासागर में डूबी हुई वस्तु को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, सोनार। नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है क्या, ठीक है, नौसेना है अपनी तो उसमें किसका उपयोग करते हैं अपन, सोनार का। अब देखिए ध्वनि की तीव्रता को किसमें नापते हैं अपन, मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर। कौन सा है, ध्वनि की तीव्रता, किसकी तीव्रता, ध्वनि को नापते हैं अपन डेसिबल में, और उसकी तीव्रता को किसमें नापते हैं अपन, ऑडियोमीटर में नापते हैं। किसमें नापते हैं, ऑडियोमीटर। देखिए मात्रक है, थोड़े ज्यादा है लेकिन अपन याद तो करना पड़ेगा। अब देखिए अगला आता है वायु की चाल, किसकी चाल, वायु की चाल को मापने वाला यंत्र कौन सा आपका, एनीमोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। ध्वनि की तीव्रता को नापता है ऑडियोमीटर, कौन नापता है, ऑडियोमीटर। जबकि वायु की चाल को मापता है कौन, एनीमोमीटर। कौन नापता है, एनीमोमीटर। और आपका विद्युत प्रतिरोध, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है आपका, ओम। विद्युत प्रतिरोध का मापक क्या है आपका, ओम कहा जाता है। और विद्युत आवेश क्या गया आपका, विद्युत आवेश को नापा जाता है किसमें, कूलाम में। बताइए विद्युत आवेश को किसमें नापा जाता है, कूलाम में। विद्युत प्रतिरोध को किसमें नापा जाता है, ओम में। वायु की चाल को नापा जाता है एनीमोमीटर में, और ध्वनि को तीव्रता को नापा जाता है ऑडियोमीटर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है करंट किसमें नापा जाता है, एम्पियर में। करंट को किसमें नापते हैं हम, एम्पियर में नापा जाता है, ठीक है ना। अगला जो आता है लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या कहलाती है, फर्मीमीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या कहलाती है आपकी, फर्मीमीटर। याद रखिए लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, फर्मीमीटर। एम्पियर में किसको नापते हैं अपन, करंट की मात्रा। कूलम में किसको नापते हैं, विद्युत आवेश को। ओम में किसको नापते हैं, विद्युत प्रतिरोध को। एनीमोमीटर में किसको नापते हैं, वायु की चाल को। ऑडियोमीटर में किसको नापते हैं, ध्वनि की तीव्रता को। और सोनार को उपयोग में लाते हैं नौ संचालक, पानी में डूबी हुई वस्तु को पता लगाते हैं किससे, सोनार से। इतना क्लियर है। अगला देखिए भूकंप की तीव्रता क्या आता है अपना, भूकंप की तीव्रता को किसमें नापा जाता है, रिएक्टर पैमाने द्वारा। भूकंप की तीव्रता को किसके द्वारा नापा जाता है, रिएक्टर पैमाने के द्वारा इसको नापा जाता है। अगला देखिए इसी में आता है जो है आपका डॉप्सन। क्या है आपका, डॉप्सन का प्रयोग किसमें लाते हैं, ओजोन परत। तो हमने ऊपर ही पढ़ा था कि ओजोन परत की लंबाई या मोटाई किसमें नापा जाता है, डॉप्सन में नापा जाता है। अगला आता है ध्वनि की तीव्रता को नापने वाला ऑडियोमीटर। अगला वेरी इंपोर्टेंट पायरोमीटर। क्या है आपका, पायरोमीटर। पायरोमीटर में किसका मापन किया जाता है, उच्च ताप का। किसका मापन किया जाता है, उच्च ताप। तो आपने वो थर्मामीटर देखे होंगे आपने, तो जिसमें आप डॉक्टर देता है लो लगाओ, उसमें पता करो या मुंह में दवा, पता पड़ जाए कितना बुखार तेज है, ठीक है ना। अगला मैनोमीटर। कौन सा मीटर है आपका, मैनोमीटर। तो मैनोमीटर द्वारा नापा जाता है क्या, गैसों के दाब। तो आप बताइए मैनोमीटर के द्वारा किसको नापा जाता है, तो आप बताओगे गैसों के दाब को नापा जाता है। अगला दाब मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है क्या, बैरोमीटर। दाब को मापने में किसका उपयोग किया जाता है, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अमीटर, वेरी इंपोर्टेंट, कौन सा है आपका, मीटर का प्रयोग किया जाता है किसको नापने में, करंट। किसमें नापते हैं, करंट को किसमें नापा जाता है, अमीटर। सबसे ज्यादा पेपर में पूछा गया सवाल अगला वाला हाइग्रोमीटर। कौन सा मीटर है, हाइग्रोमीटर का मापन किसके लिए किया जाता है, आर्द्रता को नापते, नमी देखते हैं, आर्द्रता का पता करते हैं नमी कितनी है आपकी, तो अपन किसमें नापते हैं, हाइग्रोमीटर में नापते हैं। अगला रक्तदाब। रक्तदाब किसमें नापा जाता है, स्फिग्मोमीटर। किसमें नापा जाता है, स्फिग्मोमीटर में नापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता को किसमें नापा जाता है, लक्स मीटर में। किसमें नापा जाता है, लक्स मीटर में किसको नापा जाता है, प्रकाश को। सिस्मोग्राफ में किसको नापते हैं, भूचाल यानी भूकंप की तरंगों को नापते हैं।
रेन गेज वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है। वर्षा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? रेन गेज कहलाता है। मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? 1971 में। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक कौन सा है? डायोप्टर। यानी आपसे पूछा जाए लेंस की शक्ति को किस में नापा जाता है? डायोप्टर में नापा जाता है। तो इनको एक बार और पढ़ लीजिए आप। चलिए देखिए, ये जो हमने बेसिक सी चीजें पढ़ ली हैं, जिसमें इनके हमने मात्रक देख लिए, राशियों के बारे में देख लिया है, ठीक है ना। राशियां कितने प्रकार की होती हैं, ऐसा ही मात्रक कब आए हैं, ठीक है ना, और किसका क्या मेजरमेंट होता है, अभी हमने इनके बारे में देखा है। अब हम जो प्रॉपर तरीके से टॉपिक पर आते हैं, और हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है उसको बोलते हैं हम गति। कौन सा आता है हमारा? गति। गति के बारे में पढ़ने वाले की गति क्या होती है, ठीक है ना। हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? गति, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या? स्पीड। क्या कहते हैं इसको हम? स्पीड, या जिसको हम मोशन भी कह सकते हैं। क्या कहा जाता है इसको? मोशन भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, गति, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? गति। जैसे मान लीजिए एक समय अंतर, जैसे मान लो मैं अभी इधर खड़ा हूँ, अब इधर से आके मैं इधर खड़ा हो गया, तो कुछ तो समय लगा मुझे आने में। एक समय पे मैं वहां पे था, अब एक समय पे यहाँ पे। तो समय के अंतर से जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं, ठीक है ना। एक निश्चित समय अंतराल होना चाहिए, ठीक है ना। तथा जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करती है तो उस वस्तु की कौन सी अवस्था कहते हैं? विराम अवस्था। अब जैसे देखिए, आप हर दिन कोचिंग आते हैं, लेकिन आपको जो बोर्ड यहीं पर लगा दिखता है, कभी ऐसा हुआ कि जो बोर्ड उस दीवार पे लग गया हो, फिर कहीं और लग गया हो? यानी आप कहोगे ये बोर्ड जो है किस अवस्था में है? विराम अवस्था में। लेकिन आप कैसी अवस्था में हो? गति अवस्था। अभी आप घर चले जाएंगे, घर से आकर फिर कोचिंग आ जाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप कैसे हो? चलायमान है। जबकि ये कोचिंग कहीं जाती है कि आपके घर पे पहुंच जाती है? तो वे भी कहीं नहीं जाती है, वो भी कैसी है? विराम अवस्था में। तो गति समझ में आई अपनी? गति किसको कहते हैं? गति कहते हैं कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में उसके स्थान में परिवर्तन होता है। गति के प्रकार किसके प्रकार आते हैं आपके? गति के प्रकार। तो जो गति के जो प्रकार हैं वो सरल रेखी गति होती है। कौन सी गति होती है? सरल रेखी। जैसे इधर कोई व्यक्ति था, वो सीधी रेखा में इधर तक चला गया, तो कौन सी गति कहलाएगी उसकी? सरल रेखी गति। दूसरी गति कौन सी है आपकी? वृत्तीय गति। अब व्यक्ति गोल गोल घूम रहा है, कैसे घूम रहा है आपका? गोल गोल घूम रहा है, तो कौन सी गति कहलाएगी? वृत्तीय गति। तीसरी गति कौन सी है? असमान गति। अब असमान गति, पहले तेज चल रहा था, फिर धीरे धीरे हो गया, फिर तेज चल गया, फिर धीरे धीरे हो गया, मतलब ये कौन सी गति कहलाती है? असमान गति। अगली कौन सी गति है? समान गति। समान गति तो आपने कहा एक ही स्पीड से चलो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 60 है, बिल्कुल एक्सीलेटर बराबर दबा हुआ है, वो कौन सी गति होती है? समान गति। अगला होता है कौन सी? अनिश्चित या अनियंत्रित गति। तो ये तो आपने देखा, अनिश्चित या अनियंत्रित, इतनी गति हो गई तो उसका कवर ही ना हो। कई बार आपने देखा कुछ लोग इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं उनसे कवर नहीं होती और जाकर वो कहीं खाई में डले रहते। तो कौन सी गति कहलाई आपकी? अनियंत्रित गति कहलाती, ठीक है ना। और अगली कौन सी है? नियंत्रित गति, मतलब आप ऐसे चले कि आपसे वाहन समझ जाए, ठीक है ना। आप देखिए, इसी में जो अपना आता है दूरी तथा विस्थापन। क्या कौन सा टॉपिक आता है गति में? अपना दूरी तथा विस्थापन। तो देखिए, दूरी ये है, इधर से चले आप, ये जा रहे हो आप, ये दूरी है कि नहीं? ऐसे ऐसे गए, दूरी मतलब दूरी कम नहीं होती, चले ही रहे हो आप। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि विस्थापन बताओ, क्या बताओ? विस्थापन तो शॉर्टकट बताओ, तुम्हें कहाँ से जाना है? तुमने कहा इतने जो 84 कोस का परिक्रमा देकर आए थे वो नहीं जाएंगे, अब हम सीधा बाईपास पकड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? दो बिंदुओं की बीच की
न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और दूरी जो लंबा जितना चलते जा रहा है वो आपकी क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। ठीक है ना। अब देखिए दूरी और विस्थापन में क्या आता है अंतर। दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं और विस्थापन को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी न्यूनतम दूरी। याद रखिए विस्थापन का मतलब क्या होता है आपका, न्यूनतम दूरी। कौन सी दूरी आएगी आपकी, न्यूनतम दूरी। कितना क्लियर है। अब देखिए अब जब न्यूनतम दूरी है इन दोनों में अंतर बताना है। दूरी एक अदिश राशि, दूरी कैसी है, अदिश राशि जिसमें परिमाण है, देखो कहीं भी घूमते हुए जा रहे हैं। लेकिन विस्थापन एक सदिश राशि, क्या है, सदिश राशि। तो आपने देखा जो शॉर्टकट बनाया किसी न किसी एक दिशा में है कि नहीं आपका, तो आपको जाना है यहाँ से लेकर तो टारगेट फिक्स है जहाँ तक जाना, तो मतलब दिशा क्लियर हो गई आपको किस दिशा में जाना है। तो जे दूरी है अदिश राशि, जबकि विस्थापन कैसी राशि है आपकी, सदिश राशि। ठीक है ना। अब अगला देखो, दूरी का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। कैसा नहीं हो सकता, ऋणात्मक। जैसे आपसे कहा जाए कि आप घर चले जाए, गाड़ी से चले जाइए, अब जाओगे तो गाड़ी का पेट्रोल तो चलेगा, तुम कुछ दूरी चले होगे और मान लो फिर तुम यहीं तक आ गए लौट, तो क्या तुम्हारी दूरी ऋणात्मक हुई, तो गाड़ी में पेट्रोल लौट के आ जाएगा दोबारा से, नहीं आएगा। मतलब आप चल गए हैं, मतलब चल गए। दूरी कभी माइनस नहीं हो सकती, ना कभी ऋणात्मक हो सकती है। लेकिन विस्थापन का मान कैसा हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कैसे होगा शून्य, मैं इधर खड़ा था, इधर से लेकर मैं इधर तक गया, ठीक है, तो मैं यहाँ तक चल गया। अब इधर से ही लौट के मैं इधर ही आ गया, तो बताओ विस्थापन कितना हुआ, जीरो। यही था और यही लौट आया। समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर चला, चलने को कोई मतलब नहीं। अब पहले कहाँ था, यहाँ था, अभी कहाँ हूँ, यहाँ हूँ। कितनी दूरी चला पता नहीं। समझ में आ रहा है, विस्थापन कितना हो गया अपना, शून्य। ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो मैं इधर जा रहा था, इधर से जाके इधर चला गया, समझ में आ रहा है नहीं, तो विस्थापन कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो अपने याद रखना है कि जो विस्थापन है, क्या है अपना विस्थापन, आप कहोगे धनात्मक के साथ साथ ऋणात्मक भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है, शून्य। जबकि दूरी हमेशा कैसी होती है आपकी, धनात्मक। दूरी हमेशा कैसी होती है आपकी, धनात्मक होती है। इतना क्लियर है। अब देखिए अगली जो है, दूरी का मान समय के साथ स्थिर रह सकता है। दूरी का मान समय के साथ स्थिर रह सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन कैसा नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जैसे तुमने कहा कि दूरी, तुम जा रहे हो 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, दूरी धीरे धीरे कैसी होती जा रही है, तुमने कहा स्थिर है या बढ़ भी सकती है दूरी। चाल कम हो गई तो दूरी ज्यादा लंबी लगने लगेगी, चाल ज्यादा हो गई दूरी कम लगने लगेगी। लेकिन दूरी कैसी नहीं हो सकती, ज्यादा, कम। अब तुम कहोगे जैसे बैठे बैठे कौन दूरी तय हो रही, जितनी है उतनी। घर से तुम आते हो 8 किलोमीटर चलते हो, मतलब पर डे आपको कितना चलना पड़ेगा, 8 किलोमीटर तो चलना पड़ेगा ही। दूरी कभी कैसी नहीं हो सकती है, कम नहीं हो सकती, बढ़ नहीं सकती। ठीक है ना। अगला देखिए, लेकिन विस्थापन का मान समय के साथ कैसा हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो मैंने कहा धनात्मक ऋणात्मक और कैसा हो जाता है, शून्य भी हो जाता है। अगला, सीधी रेखा में गतिशील कण के लिए दूरी व विस्थापन बराबर हो। अब अगला देखिए, जैसे मान लीजिए इधर से मैं चला और जे इधर तक मैं पहुंचा, ठीक है ना, इसकी दूरी है 10 किलोमीटर। कितनी है, 10 किलोमीटर। अब लौटेगा तो कहाँ से लौटेगा, विस्थापन क्या बताओ, विस्थापन भी कितना होगा, 10 किलोमीटर ही होगा। अब ऐसा तो है ना जहाँ से कोई शॉर्टकट हो उधर के लिए, कोई शॉर्टकट है क्या, नहीं है। रेखा कैसी है, सीधी, तो मतलब बात सीधे ही तरीके से लौट के भी आना पड़ेगा। इतना क्लियर है। कभी कभी विस्थापन और दूरी दोनों बराबर हो सकते, ठीक है ना। अगला है, दूरी व विस्थापन दोनों का एम की एस पद्धति में मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दोनों का ही मात्रक क्या है आपका, मीटर। याद रखिए दूरी का और विस्थापन का मात्रक क्या है, मीटर है। इतना क्लियर है। दूरी और विस्थापन का मात्रक कितना है आपका, मीटर है। अब देखिए अब अगला जो हमारा पॉइंट आता है उसका नाम है आपका सरल रेखी गति। कौन सी गति आ गई आपकी, सरल रेखी गति। तो देखिए क्या होती है सरल रेखी गति। अपन बात कर रहे हैं किस गति की, सरल रेखी, यानी मोशन
along a straight line. Straight मतलब सीधी लाइन। कौन सी लाइन? सीधी लाइन। सीधी लाइन को अपन कहते हैं जब कोई वस्तु सरल रेखा पथ पर गतिमान होती तो उसे हम कौन सी रेखा कहते हैं? सरल रेखा गति, मतलब सीधी रेखा हम जा रहे हैं, कोई मोड़ मोड़ वगैरह नहीं आ रहा। ठीक है ना। अगला आता है, कौन सी गति है? एक समान गति। कौन सी गति आई है? एक समान गति। अपन कहेंगे जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी उस गति को क्या कहा जाता है? एक समान गति। मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में भी 60 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में भी 60 किलोमीटर। तो अपन कहेंगे कि वो जो वस्तु है हमेशा एक समान गति से चल रही है। किस गति से चल रही है आपकी? एक समान गति से चल रही है। दूसरा, घड़ी की मिनट वाली सुई प्रत्येक 1 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो घड़ी आपको दिख रही है, घड़ी जो है प्रत्येक समय से बराबर चल रही है, आपको उसकी गति कैसी है? एक समान गति। ठीक है ना। वहीं घड़ी की घंटे वाली सुई प्रत्येक 12 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। उनकी गतियां कैसी हैं? समान। समझ में आ रहा? क्या कोई परिवर्तन होता है क्या? नहीं, समान गति से चलती हैं। अगला, यहाँ चूंकि घड़ी की सुइयां समान समयांतराल पर समान दूरी तय करती हैं, अतः घड़ी की सुइयों की गति कैसी गति है आपकी? एक समान गति। इतना क्लियर है? उदाहरण अगर पूछा जाए आपसे पेपर में, बताइए घड़ी की जो सुइयों की गति है वो कौन सी गति? समान गति, असमान गति। ठीक है ना। तो आप आंसर क्या लगाएंगे? एक समान गति। इतना क्लियर है? अब अगली कौन सी गति आती है? असमान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। कैसा समय अंतराल होना चाहिए? समान समय में असमान दूरी। समय 1 घंटा ही लग रहा है, लेकिन पता पड़ा कभी कभी वो 40 किलोमीटर चल जाती है, कभी कभी 50 किलोमीटर चल जाती है। दूरी कैसी हो रही है? उसकी गति चेंज हो रही है, उसकी असमान दूरी तय करती है। तो यह गति कैसी गति कहलाती है? असमान गति कहलाती है। जैसे उदाहरण अपन बताएंगे, एक कार एक भीड़ वाली सड़क पर एक निश्चित समय अंतराल में कम दूरी तय करती है। तो आपने देखा जैसे अभी रोड पर ट्रैफिक ज्यादा होता है तो समय तो लगता जा रहा है, तो बना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे 20 और 30 की स्पीड में वाहन आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है। वहीं पर अगर वो उसी समय यानी निश्चित समय में अंतराल के बाद बिना भीड़ वाले सड़क आपने देखा जैसे भी हाईवे पर लगती है, कहाँ पर लगती है? हाईवे और खाली रास्ता होता है तो उनकी गति बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो गति कौन सी कहलाती है? असमान गति कहलाती है। कौन सी गति कहलाती है? असमान गति। इतना समझ में आया? अगला देखिए, एक मक्खी का उड़ना असमान गति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? असमान गति का उदाहरण है। किसका? मक्खी का उड़ना। क्योंकि मक्खी समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। मक्खी अब ऐसे थोड़ी बराबर ही उड़ती रहेगी, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? असमान गति का उदाहरण कार भी है और आपकी उदाहरण हो जाएगा आपका मकड़ी भी हो जाएगी। ठीक है ना। अगला देखिए, अब अपना जो टॉपिक आता है कौन सा? चाल। कौन सा टॉपिक है अगला अपना? आप कहोगे तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, उसका नाम क्या है आपका? चाल। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा अपना? अपन पढ़ेंगे चाल के बारे में। चाल क्या होती है? तो चाल यानी स्पीड। आपने मैथ के सवाल पढ़े हैं तो उसमें आता ही है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो याद फॉर्मूला याद कर लो आप। चाल बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटे समय। इसका गणित में सबसे ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है ना। आपने देखा होगा गति की दर, मतलब गति में किस एक समय में उसकी दूरी में कितना परिवर्तन आ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यानी निश्चित गति में किसमें परिवर्तन आता है? दूरी में, समय के साथ। ठीक है ना। यानी अपन कहेंगे गति की दर चाल कहलाती है। कोई यानी इकाई समय में तय की गई दूरी को गति की दर अर्थात चाल कहते हैं। कि एक निश्चित समय में उस वस्तु ने कितना समय में कितनी दूरी तय करी है, उसी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अतः दिए गए समय अंतराल से उक्त समय में तय की गई दूरी को भी हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद रखूंगा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और देखिए
जो चाल है एक भौतिक राशि, कौन सी राशि है? भौतिक राशि है। ठीक है ना। अब देखिए इसका अगर आप चाल का मात्रक देखते हैं तो क्या है? मीटर प्रति सेकंड। कैसे पता पड़ा? तो हमें फॉर्मूला पता है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी को किस में नापते हैं? मीटर में। और समय को किस में नापते हैं? सेकंड में नापते हैं। तो चाल का SI मात्रक क्या है? आप कहोगे मीटर प्रति सेकंड। चाल का SI मात्रक क्या है आपका? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। यहाँ दूरी को मीटर में तथा समय को किस में व्यक्त किया गया है? सेकंड में व्यक्त किया गया है। ठीक है ना। तो चाल का SI मात्रक क्या है आपका? मीटर प्रति सेकंड। बोलिए एक बार, चाल का SI मात्रक क्या है आपका? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। आप देखिए चाल पढ़ लिया हमने, क्या पढ़ लिया है? चाल। चाल के बारे में समझ में आपने कहा गति की जो दर में परिवर्तन होगा वही अपनी चाल कहलाएगी। अगला अपन ने कहा वेग। इसी में कौन सा टॉपिक आता है अपना? छोटे छोटे से टॉपिक हैं, बस उनकी चीजें क्लियर होना चाहिए। वेग, वेग को क्या बोलते हैं अपन? वेलोसिटी। ठीक है। अब अपन कहेंगे चाल में परिवर्तन। किस में परिवर्तन? अभी चाल पढ़ ली थी अपन, जा रहे थे गाड़ी के, धीरे धीरे आप लहराते हुए चले जाते हो, वो तो मस्त चाल है उसकी, धीरे धीरे चलता रहता है मस्ती की चाल में। ठीक है। लेकिन अब उस चाल में कितना परिवर्तन आएगा समय के साथ, वो क्या कहलाता है आपका? वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेग कहलाता है। एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। अब चाल तो नॉर्मल थी, तुम कहीं भी चले जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है जाना कहाँ है, लेकिन आप इधर क्या होगा? आप किस दिशा में जाओगे? निश्चित दिशा में। तो इसी को अपन कहते हैं चाल जो थी आपकी अदिश राशि थी। कौन सी राशि थी? अदिश। जबकि वेग कौन सी राशि हो जाएगी? सदिश राशि। कौन सी राशि होगी? सदिश राशि। देखिए कि गति की दर चाल कहलाती है, जबकि चाल को दिशा के साथ व्यक्त किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। दोनों समझ में आए? लाइन पढ़ी दोबारा से। गति की दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल को अगर दिशा दे दें, चाल को अगर क्या दे दें अपन? दिशा दे दें, तो वो क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। ठीक है ना। आगे देख, अतः गति की दर का दिशा के साथ निरूपण या दर्श निरूपण किया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। यानी गति के साथ साथ उसे क्या दे दीजिए आप? दिशा भी दे दीजिए। ठीक है ना। कैसा कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, अब वो पढ़ता जा रहा है, उसे पता ही नहीं है पढ़ना कैसे, किस चीज को पढ़ना है, तुम कह रहे हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन भाई पढ़ने के साथ दिशा भी तो क्लियर हो, किस पेपर के लिए पढ़ रहे हो आप? नहीं तो ऐसे पढ़ते चलो, पढ़ने से पेपर निकल रहा होता तो सबके निकल जाते, लेकिन ये भी तो अपना टारगेट फिक्स होना कि हमें किस पेपर के बारे में पढ़ना और कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए दूसरे शब्दों में अपन कहेंगे भौतिक राशि जो गति की दर तथा दिशा बदलती है उसे ही हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। गति की दर और दिशा बदल देती उसे भी हम क्या कहते हैं? वेग ही कहते हैं। आजकल पेपर में थ्योरिकल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, परिभाषा ही पूछ रहे हैं। ठीक है ना। आगे देखिए चाल के साथ साथ उसकी दिशा भी व्यक्त करने वाली किसी वस्तु को, उस वस्तु की दर दर को और अधिक व्यापक रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है ना। मैंने अब उसी बार परिभाषाओं को बार बार उन्होंने रिपीट किया तो आप उसको एक बार घर पे पढ़ सकते हैं। वेग एक भौतिक राशि है। कैसी राशि है? भौतिक राशि है, जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा। यानी हमने कौन सी राशि बता दिया उसको? सदिश राशि कह दिया। चाल तथा वेग तथा औसत वेग का SI मात्रक एक ही है, जो कि कौन सा आपका? मीटर प्रति सेकंड। चाल, वेग या औसत वेग का SI मात्रक एक ही है। कौन सा मात्रक है आपका? तो आप कहोगे मीटर प्रति सेकंड। चाल या वेग का SI मात्रक क्या है आपका? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। इसके बाद देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो अपना पॉइंट आता है उसका नाम है त्वरण। क्या नाम है अपना? त्वरण। त्वरण एक्सिलरेशन। कौन सा आता है अपना? त्वरण। अब देखिए त्वरण किसे कहते हैं? तो अब वेग में परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होगा आपका? त्वरण अगर पूछा जाए पेपर में, बताइए त्वरण किसे कहते हैं, तो आप कहोगे वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण।
चाल किसे कहेंगे? तो चाल कहेंगे कि वस्तु की गति को, किसी वस्तु की गति को ये हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। वो किस गति से जा रहे हैं। लेकिन चाल में अगर हम दिशा दे दें, चाल में क्या दे दें हम उसे? दिशा भी दे दें, तो वो क्या कहलाता है? वेग। और वेग में अगर परिवर्तन कर दें हम, क्या कर दें? परिवर्तन, तो वो क्या कहलाएगा? आपका त्वरण कहलाता है। कितना समझ में आ रहा है अपने? अब देखिए, एक समान गति से त्वरण, समान गति से त्वरण होता है। अब देखिए कैसे होता है। तो आपने कहा वेग में परिवर्तन होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? वेग पर। एक्सेलरेटर सुना आपने? रेस, रेस रहती है जो बाइकों में, आपने कोई व्यक्ति तुरंत जल्दी ज्यादा खींच देगा और तुरंत ही क्या हो जाएगा? कम कर देता, वो क्या? एक्सेलरेटर ज्यादा दबा दिया। तुमने कहा रेस जो रहती है ज्यादा दबा दी तुमने, तो गाड़ी ज्यादा तेज चली जाती है, और जैसे ही तुमने पैर हटाया वहां से गाड़ी कैसी हो जाती है? स्लो। तो उसमें स्पीड में आने में भी समय लगा और स्पीड कम होने में भी समय लगा। तो वही क्या कहलाता है? अपना वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। ठीक है ना? अर्थात एक समान गति की स्थिति में त्वरण कैसा हो जाता है? शून्य हो जाता है। अब गति चेंज ही नहीं हो रही, तुमने बांध कर चल रहे स्पीड 60 मतलब 60, अब कोई परिवर्तन हो गया क्या उसमें? नहीं। त्वरण तो उसी कहेंगे जब वेग में परिवर्तन। तुमने कहा पहले 90 की स्पीड में, फिर कोई आ गया धीरे 60, फिर कोई आ गया आपका 30, फिर आपको रास्ता खाली मिल गया तुमने 120। समझ में आ गया कि नहीं? तो जी क्या होगा? वेग में परिवर्तन। जब वेग में परिवर्तन ही क्या कहलाएगा? हमारा त्वरण कहलाएगा। ठीक है ना? अब देखिए, ये जो रहते हैं आपके गति के नियम है, कौन से नियम है आपके? गति के जो नियम है उनके 3 फॉर्मूले हैं। ये देखो, पहला नियम, ये दूसरा और ये तीसरा, इनको आपको याद कर लेना। कौन सा होगा आपका? v बराबर u प्लस ए टी, गति विषयक नियम है पहला। दूसरा सूत्र याद करना, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा जो है आपका v स्क्वायर बराबर, सॉरी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है ना? ये अपने याद करना, तीनों फॉर्मूले आप याद रखना। ये किसके फॉर्मूले हैं? गति के। किसके हैं आपके? गति के 3 नियम। ठीक है ना? और इनमें अगर मान याद रखना, तो u किसको दर्शाएगा? आपका प्रारंभिक वेग। v किसको दर्शाएगा? अंतिम वेग को। s किसको दर्शाएगा? दूरी को। a किसको दर्शाता है? त्वरण को। और t किसको दर्शाता है? समय को। ठीक है ना? इनके अभी हम फॉर्मूले याद रखेंगे, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल साइंस पढ़ेंगे, कौन सी पढ़ेंगे? फिजिक्स न्यूमेरिकल, तो फिर इनसे सवाल भी सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी तो आपको केवल क्या याद रखना है? इनके फॉर्मूले याद रखना। इतना क्लियर है? केवल क्या याद रखना अपने? फॉर्मूले याद रखना है। आप देखिए, अगला जो अपना टॉपिक आता है उसका नाम एक समान वृत्तीय गति। कौन सी गति आती है आपकी? एक समान वृत्तीय गति। अब देखिए क्या होती है एक समान वृत्तीय गति। इसमें हम बात करते हैं, कोई भी वस्तु, वृत्त का मतलब होता है सर्कल। वृत्त का मतलब क्या होता है? सर्कल। एक बी बिल्कुल गोल चक्कर घूम रहा है, वो वृत्त कहलाता है। उसी को वृत्त में जो घूमेगा वो वृत्तीय गति कहलाएगी। उसकी वृत्त में जो घूमेगा उसकी कौन सी गति कहलाएगी? वृत्तीय गति कहलाएगी। अब देख, किसी वस्तु की वृत्ताकार पथ के अनुरूप गति को हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। ठीक है ना? जैसे एक धावक की वृत्ताकार पथ पर गति, धावक मतलब दौड़ने वाला, अब वो दौड़ रहा है, गोल गोल चक्कर लगा रहा है। ठीक है? जैसे आपने देखा जो कॉलेजों में जैसे पुलिस का जो फिजिकल होने वाला, दौड़ होने वाली, तो वे एक गोल चक्कर लगाते हैं। कैसे चक्कर लगाते हैं? इस कॉर्नर से उस कॉर्नर ऐसे दौड़ते जाते हैं। उसकी गति कौन सी गति कहलाएगी? वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है ना? अगला कौन सा है? घड़ी की सुइयां। किसकी सुइयां? तो देख देखो, ये भी गति कैसी है? वृत्तीय गति है आपको। ये टरबाइन जो घूम रहे हैं, आपने देखा पहले पानी आता था इनसे, धीरे धीरे ये घूमती है। कौन सी गति में घूमती है? वृत्तीय गति में घूमती है। ये चरखा जो चल रहा है, ये भी कौन सी गति है आपकी? वृत्तीय गति है। ठीक है ना? ये जो आपने देखा होगा, कोई भी स्प्रिंग टॉप वगैरह रहती है, जैसे आपने भौरा चलाए होंगे, चलाए आपने भौरा जो घूमते हैं, वो एक ही जगह पर घूमते रहते हैं। कौन सी गति कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है ना? आगे देखिए, इसी का अगला जो उदाहरण है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी। आपने देखा हो, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चक्कर कौन घूमता रहता है? चंद्र। वृत्तीय गति है उसकी भी।
ठीक है ना। अगला इसी में उदाहरण है आपका पंखे की ब्लेड, किसकी ब्लेड, पंखे की। तो ब्लेड आपने देखा कि पंखे की ब्लेड कौन सी गति में घूमती है, वृत्ताकार गति में घूमती है, यानी वृत्तीय गति। अगला इसी में लट्टू की गति, किसकी गति आ गई है, लट्टू जी घूम रहा है लट्टू, लट्टू को जो उससे वही कहते हैं भौरा कहते हैं उससे, ठीक है ना। अगला है आदि वृत्ताकार गति के उदाहरण, जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो उसे उस वस्तु की कौन सी गति कहलाती है, त्वरित गति। अपन त्वरण जो पढ़ा था उसी को त्वरित गति कह दिया अपन ने, ठीक है ना। अगला जो है वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकता है, या तो अब उसकी गति में परिवर्तन हो जाए या उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाए। किसमें परिवर्तन हो जाए, दिशा में। जैसे मान लीजिए उसकी गति जो जा रही थी, इधर मान लो रोड खराब हो गई तो गति कम हो जाएगी, परिवर्तन हो गया। या मान लो अपन रोड पे जाते हैं ना, जा रहे हो और अचानक से मोड़ आ जाए तो गाड़ी ऑटोमेटिक कैसी करनी पड़ती है, स्लो। नहीं तो पता अपन नहीं मुड़ पाए तो अपन कहाँ जाएंगे, सीधे जाके खाई में कूद जाते हैं। तो हमने देखा रात में शराबी जो जाते हैं, दिन रोड दिखता नहीं है, रोड पे मोड़ आ गए और गाड़ी में भयंकर दबा जा रहा है, तो आगे में कायम मिलते हैं, खाई में जाकर डले मिलते हैं सुबह। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे गति कैसी कर लेना चाहिए, स्लो कर लेना चाहिए। अर्थात यदि किसी वस्तु की चाल लगातार परिवर्तित हो रही है या उसकी दिशा लगातार परिवर्तित हो रही है, तो चाल और दिशा दोनों परिवर्तित हो रही है, तो उसे उस वस्तु की कौन सी गति कहेंगे अपन, त्वरित गति। चाहे आपकी दिशा परिवर्तित हो, चाहे आपकी चाल परिवर्तित हो, चाहे चाल और दिशा दोनों परिवर्तित हो, तो कौन सी गति कहलाएगी, त्वरित गति ही कहलाएगी। कौन सी गति कहलाएगी, त्वरित गति कहलाती है। आगे देखिए, अतः यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चले, कैसी चाल चले, एक समान चाल से चल रही हो, तो भी उसकी दिशा लगातार बदलती रहती। अब कोई तो स्पीड से भी चल रहा है, जैसे मान लो आपकी घड़ी की सुइयां बराबर गति से चलती हैं, लेकिन इनकी दिशा तो कैसी होती जा रही है, चेंज होती जाती है, ठीक है ना। तो भी वो कौन सी गति कहलाएगी, वृत्तीय गति ही कहलाएगी, ठीक है ना। वृत्तीय और त्वरित गति कहलाती है। आगे देखिए, अब इसी में जो हमारा आता है वृत्तीय गति में चल रही एक वस्तु का संवेग। अब देखो ये फॉर्मूले अपने याद रखना पड़ता है। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यानी आपने कहा वेग या चाल, बात तो बराबर है, दोनों को बराबर फॉर्मूले थे अपना, मीटर प्रति सेकंड में अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। तो दोनों का फॉर्मूला, चाहे चाल का फॉर्मूला आ जाए या वेग का फॉर्मूला, एक ही होता है, क्या, दूरी बटे समय होता है। तो इसमें हम इस चीज को नापते हैं और v बराबर 2r, ये जब इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तब हम उसमें लगाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम कौन सा है, बल। कौन सा टॉपिक है, बल को अब हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। कौन सा टॉपिक आ गया अपना, बल। तो आप समझे थोड़ा सा बल क्या होता है। तो देखिए बल क्या होता है, तो शुद्ध भाषा में बल को कहते हैं धक्का। तुमने कहा चलो धक्का दे देना, अब ये तो जानते नहीं बल लगा देना, बल नहीं लगाते, तो क्या देते हैं, धक्का लगा। जैसे मान लो कोई गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ रही, तो पीछे से जीपीसी से धक्का दे दो। कैसे दे दीजिए, तुमने देखा रास्ते में जो पुल वगैरह बनते हैं उन पर ट्रक चढ़ नहीं पाते हैं, तो कहते अब जाओ धक्का दो या खींचो, क्या कह दो, या खिंचाव या बल या धक्का, सीधी सी बात है। उसी को हम क्या बोलते हैं, बल। यानी उसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स लगाओ। तो और ताकत लगाओ और फोर्स लगाइए, आप काम हो जाएगा आपसे, आप पहाड़ पर चढ़ जाएंगे, और फोर्स लगाइए, ठीक है ना। अब उसी में आता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एक धक्का है या खिंचाव होता है, ठीक है ना। या किसी वस्तु पर लगने वाला ले धक्के को या खिंचाव को ही हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं, ठीक है ना। अब बल कैसा हो सकता है, आकर्षण बल हो सकता है, या अभिकर्षण बल हो सकता है, या अपकर्षण बल हो सकता है। देखो आकर्षण या अभिकर्षण मतलब खींचना,
अपनी ओर खींचना, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा सूर्य और कौन सा है आपका पृथ्वी या ग्रह, इनमें कौन सा बल है, सूर्य अपनी ओर कैसा बल लगाता है, आकर्षण, क्योंकि ये सब ग्रह उसकी ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसी में आता है एक और कौन सा, अपकर्षण, मतलब आप दूर भगा रहे हैं, वे तुमसे आ रहे हैं पास में, लेकिन अब क्या हो रहा है, ना विद्युत ज्यादा दूर पा रहा है ना पास में आ पा रहे हैं, तो कौन सा बल कहलाएगा, विपरीत बल कौन सा कहलाएगा, अपकर्षण बल। विपरीत बल कौन सा, अपकर्षण बल। समान दिशा में बल कौन सा कहलाएगा, आकर्षण बल, ठीक है ना। आकर्षण मतलब होता है खींचना, क्या करना, खींचना। और अपकर्षण मतलब होता है धक्का देना, हम नहीं आ रहा है तुम पास में मत आओ, धक्का दे दिया, दो दूर चला गया ना वो आपसे, ठीक है ना, ऐसी चीजें होती है। अब देखिए इसी में हम देखते हैं कि बल के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से होना चाहिए। बल के लिए निम्नांकित घटक आवश्यक हैं। पहला है दो वस्तुएं होना चाहिए। कितनी वस्तु होना चाहिए, दो वस्तु जिन पर बल लगाया जाए। कितनी वस्तु होना चाहिए, दो वस्तु होना चाहिए जिन पर बल लगाया, एक जिस पर बल लगाया जाता है, एक दूसरी वस्तु जिसके द्वारा बल लगाया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, आप दो वस्तु होंगे तभी तो बल लगेगा, अकेला वस्तु पर लगा दोगे, आप किसी में धक्का ही नहीं दे रहे, ऐसे हाथ करो बल लग, हम बल लगा रहे हैं खिंचोगे, कोई है ही नहीं है तो कौन खिंच जाएगा। समझ में आ रहा है, तो मतलब आपके लिए क्या चाहिए, दो वस्तु, आप हो एक और व्यक्ति भी हो जिसमें आप बल लगा रहे हैं, या तो आप उसमें बल लगा रहे हैं या वो आप में बल लगा रहे हैं। कभी लड़ाई अकेले व्यक्ति की हुई है तो उसकी लड़ाई हो गई, अकेले ने अकेले ही मार लिया, ऐसा नहीं होता, लड़ाई हमें से कितने व्यक्तियों में होगी, दो में। आप देखिए दोनों वस्तुओं में अन्योन क्रिया यानी इंटरेक्शन होता है, अतः बल के लिए तीन घटक आवश्यक हैं, दो वस्तुएं और उनमें एक संपर्क। क्या होता है, संपर्क। अब दूर से कभी बल नहीं लगता है, अब तुम कहो जे व्यक्ति एक इधर है, ठीक है ना, अब जे इधर है और जे इधर है, अब एक दूसरे से टच ही नहीं हुए तो बल लगेगा क्या उनमें, नहीं लगेगा। तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक जॉइंट भी होना चाहिए। अब जिन दोनों ने हाथ पकड़ लिए आप खींचो, अब क्या लगेगा, बल लगेगा, ठीक है ना। तो मतलब उसमें तीन चीजों का होना आवश्यक है, दो वस्तुएं होना चाहिए और तीसरा उनके बीच में क्या होना चाहिए, संपर्क भी होना चाहिए, ठीक है ना। किसी एक की अनुपस्थिति में बल नहीं लगता है। अगर एक ही चीज है, जैसे मान लो ये ट्रॉली है, क्या है आपकी ट्रॉली, तो अकेली रखी रखी चली जाएगी क्या, नहीं, इसको एक चलाने वाला व्यक्ति चाहिए। अगर इस व्यक्ति में कम ताकत है तो ये ट्रॉली आगे नहीं जाएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर इस व्यक्ति में ज्यादा है तो ट्रॉली आगे चली जाएगी। पुष्कर तो आपने देखा जैसे रोड वगैरह बनते हैं, ठीक है ना, तो आपने देखा जैसे रोड पे झाड़ू लगाने वाले जो कचड़ा वाली गाड़ी होती है आपकी, तो हाथ में उठा के उसको आगे ले जाते, बताओ गाड़ी में ज्यादा बल है कि व्यक्ति में ज्यादा बल है, व्यक्ति में, तभी तो वो गाड़ी को आगे ले जा रहा है। नहीं तो कभी तुमने उसमें ट्रक में धक्का दिया कि तुम्हारे धक्के से आगे बढ़ गया, उसमें ज्यादा बल है, तुम में बल कम है, वो जरूर तुम्हें उठा के ले जाता है, ठीक है ना। देखिए जैसे पुल, अब आपने इसमें बल लगाया, जब आप इसको जितना पीछे खींचोगे बल से, तो उतने ही ज्यादा धनुष का तीर आगे जाता है, ठीक है। जी तुमने मैग्नेट देखा होगा, क्या होता है, मैग्नेट, मैग्नेट मतलब चुंबक, आप जितना खींचोगे वो उसके प्रति उतना ही आकर्षित हो जाए, मतलब आपको उसको दूर करने के लिए बल लगाना पड़ेगा। तीसरा आपने देखा ग्रेविटी, कौन सा बल है आपका, ग्रेविटी। तो आपने देखा होगा ये न्यूटन साहब बैठे हैं, ये फल गिर रहे हैं, सेब गिरा पेड़ से नीचे, और कहाँ की ओर आया वो, नीचे की ओर, नीचे की ओर क्या लगता है आपका, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना। अगला जो देखो फ्रैक्शन, क्या होता है, फ्रैक्शन। अब तुमने कहा होगा जैसे ढाल पे से अगर हम धड़कते हैं, अगर रोड अगर चिकना है उतनी जल्दी धड़क जाते हैं। जैसे आजकल आपने देखा हो जैसे टाल्स लगे रहते हैं मकानों में, और कोई व्यक्ति पोंछा लगा रहा है, क्या लगाता है, वो वाइपर से फेरता है और उसने बेहतरीन तरीके से निरमा डाल लिया है। अब वो अगर स्पीड से आता है तो उसमें क्या हो जाएगी, फिसलन ज्यादा हो गई, और पता पड़ा वो पहुंचा तो साफ नहीं हुआ कचरा, लेकिन खुद जरूर साफ हो गया, क्योंकि वो फिसल जाता है, ठीक है ना। लेकिन उस पर अगर दरदरा इलाका है, कैसा है, दरदरा है, मतलब घर्षण ज्यादा है, तो वस्तु ज्यादा नहीं खिसकेगी, ठीक है ना। इसलिए आपने देखा होगा जब भी वो ट्रेन के पुल बनते हैं, इसके जो ओवर ब्रिज बनाए जाते हैं ना आपके, तो उनमें ऐसी चीजें लगाई जाती है, रैकेट से बनाए जाते हैं जिसपे दरदरे होती है, मतलब आप ऊपर से खिसक ना जाओ, नहीं जल्दी से फिसल जाओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए वो अलग ही परत उनकी बनाई जाती है, थोड़े थोड़े डॉट डॉट से बनाए जाते हैं उनमें, जिसपे क्या हो, घर्षण हो, थोड़ा सा आप फिसल ना पाए जल्दी से, ठीक है ना। और अगला कौन सा है, एक्सिलरेशन, दौड़ो,
अगर नॉर्मल दौड़ेंगे तो कम दौड़ पाएंगे। देखो पहिया लगे हैं इसमें, क्या लगे हैं पहिए, तो आप जल्दी फिसल जाएंगे आगे की ओर, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो ये सब किसके कारण उदाहरण है, बल के उदाहरण। ठीक है ना, तो देखिए अब हम पढ़ते हैं बल के प्रकार। क्या पढ़ते हैं अब हम, बल के प्रकार पढ़ते हैं। तो बल देखिए, क्या आ रहा है अपना, बल के प्रकार पढ़ रहे थे अपन, है ना। तो देखिए इसके प्रकार हैं, बल के प्रकार पढ़ते हैं। तो बल के जो प्रकार होते हैं, एक आपने सुना है संतुलित बल। कौन सा बल आता है, संतुलित बल। और एक होता है कौन सा आपका, असंतुलित बल। तो बल के जो प्रकार आते हैं उसमें हम पढ़ते हैं संतुलित बल और असंतुलित बल। तो देखिए बल के दो प्रकार विभक्त किया जाता है, कौन कौन से बल में, संतुलित बल में और असंतुलित। संतुलित मतलब होता है बराबर, क्या होता है आपका, बराबर बल लगना चाहिए। लेकिन जबकि असंतुलित बल में क्या होगा, एक ज्यादा लगा दे और एक कैसा लगा रहा हो, कम लगा रहा हो, तो वो बल कौन सा कहलाएगा, असंतुलित बल कहलाता है। ठीक है ना। अब जैसे देखिए संतुलित बल वैसा बल जो किसी पिंड पर विपरीत दिशा से समान बल के रूप में बल लगता है, वो कौन सा बल कहलाता है, संतुलित बल। मतलब दोनों तरफ से आप जितना बल लगा रहे सामने वाला भी उतना ही बल लगाता है, तो कौन सा बल कहलाएगा, संतुलित बल। संतुलित बल किसी पिंड जो विराम अवस्था में है वो गतिमान नहीं कर सकता। आप कोई बराबर फोर्स लगा रहा है, तुम किसी को चाल, उसकी चाल बढ़ा सकते हो, नहीं। वो भी आपने उतना ही धक्का दे रहा, आप भी में उसने बराबर धक्का चल रहा है, तो कोई किसी को ना आगे कर सकता है न पीछे कर सकता है, मतलब वो विराम अवस्था में ही रहेगा। ठीक है ना। आगे देखिए असंतुलित बल, कौन सा बल आता है, असंतुलित बल जब बल बल जो किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में असमान रूप से बल लग रहा हो तो वो असंतुलित बल कहलाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, इधर से मैंने 10 न्यूटन बल लगाया इधर की ओर, ठीक है ना, और इधर से भी बल लगाया मैंने इस वस्तु पर 10 न्यूटन ही। तो बताओ वस्तु कहीं खिसकेगी क्या आपकी, नहीं, दोनों वस्तु वहीं की वहीं रह जाएगी आपकी। लेकिन अगर मान लीजिए इधर से मैंने 10 न्यूटन बल लगाया इस वस्तु पर और इधर से बल लग रहा है आपको कितना, 5 न्यूटन, तो अब बताओ वस्तु कहाँ की ओर खिसकेगी, तो वस्तु इस साइड की ओर चली जाएगी आपको खिसकते हुए। ठीक है ना, तो ये बल कौन सा कहलाएगा, असंतुलित, और ये कौन सा कहलाएगा आपका, संतुलित बल कहलाता है। इतना क्लियर है। अब देखिए अब अगला जो अपना आता है इसी में, न्यूटन के गति विषयक नियम। कौन से नियम आ रहे हैं आपके, न्यूटन ने जो गति के नियम दिए हैं उन नियम के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखिए गति विषयक नियम, हमारा ज्ञान 3 मूल नियमों पर आधारित। कितने नियमों पर है, 3 मूल नियमों पर है। इन्हें सबसे पहले महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक कौन सी है, प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया था। तो अगर आ जाए गति विषयक नियम हमें किस किताब से प्राप्त होते हैं, प्रिंसिपिया। और प्रिंसिपिया किसकी किताब है आपकी, न्यूटन साहब की, दिखा रहे हैं आपको न्यूटन साहब। ठीक है ना, इनकी किताब कौन सी आपकी, प्रिंसिपिया। कब दिया था इन्होंने, 1687 में दिए। कितने नियम दिए हैं, 3। कितने नियम दिए हैं, 3। पहला नियम है न्यूटन का गति का प्रथम नियम, इसी को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम। किसका नियम कहते हैं इसको अपन, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल अवस्था में एक समान गति की अवस्था में बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। यानी हमेशा, जैसे आप सो रहे हो, क्या हो रहा है, सो रहे हो,
तो आप सोना ही पसंद करते हो। इतनी सर्दी में कोई उठना पसंद नहीं करता है जब तक कि आप पे बाहरी बल काम ना करे। तो जब तक मम्मी ना आए उठाने तब तक तुम उठना पसंद नहीं करते। हुए मम्मी में क्या है, एक अपना ही पावर है, उनमें बल ज्यादा है तो तुम उठ जाते हो। अगर मान लो कोई छोटा भाई तुम्हें उठाना है तो तुम कभी नहीं उठोगे, उसकी बात मानोगे नहीं मानोगे। लेकिन अगर तुमसे बड़ा कोई व्यक्ति आ जाए तो फिर आप जरूर उसकी बात मानते हो। मतलब सीधी सी बात है, हमेशा जो अगर वस्तु स्थिर वस्तु है, वस्तु किस अवस्था में है, स्थिर में है, तो हमेशा वो स्थिर ही रहना चाहिए। अगर गतिशील वस्तु है, कैसी है, गतिशील वस्तु है, तो वो हमेशा कैसी रहना चाहती है, गतिशील ही रहना चाहती है, जब तक कि उन पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है ना, जब तक बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक वो गतिशील ही रहना पसंद करती है। ठीक है ना, तो इतना याद रखना। पहला नियम क्या कहता है, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो वैसी ही रहना चाहती है, गतिशील में है तो गतिशील ही रहना चाहती है। ये वस्तु क्या कहती है, आपको कौन सा नियम कहलाता है, गैलीलियो का नियम या न्यूटन का पहला नियम कहलाता है। ठीक है ना, इसे गति का प्रथम नियम या न्यूटन का गति नियम, न्यूटन का गति नियम भी कहा जाता है। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का क्या करती हैं, विरोध करती हैं। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। जैसे आजकल तुमने देखा होगा ना, लोग मोबाइल चलाते हैं और बिन्ने किसी ने टोका तो वे उसका ही बुरा कर देते हैं। समझ में, विरोध तो करते नहीं, हम तो चलाएंगे, अब तुम्हें नहीं चलाना तो तुम 10 दिन मत चलाओ, हमें नहीं रोक सकते आप। समझ में आ रहा है कि नहीं, वो क्या करते हैं, विरोध। लेकिन अगर उससे ज्यादा पावर वाला व्यक्ति है तो वो फोन लेके बैठ जाता है, छुड़ा ही लेते हैं घर वाले, अब चलाओ। समझ में आ गया कि नहीं, ऐसे ही देखिए हमेशा हर वस्तु अपना परिवर्तन का विरोध करती। जैसे बस, कार आदि में सीट सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, सीट सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाता है। किसी चलती हुई गाड़ी में सीट अथवा उस पर बैठे हुए सभी लोग गति अवस्था में होते हैं, परंतु सीट के सापेक्ष हम विराम अवस्था में रहते हैं। वैसे तो बस चल रही है, लेकिन आप सीट पर बैठे मतलब कौन सी अवस्था में हो, विराम अवस्था में हो। सीट के सापेक्ष हम विराम अवस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक ना लगा। जैसे मान लो अपन नॉर्मल बैठ जा रहे हैं और जैसे सामने वाले ने बल लगाया तो अपन कहाँ की ओर जाते हैं, आगे की। और आगे की ओर बेल्ट इसलिए लगाया तो आगे जाकर उसमें ढल ना जाओ। इस सामने वाली सीट में आप लग जाते हो, किसी के हेड में लग जाता है, किसी के सिर में लग जाती है, तो इसलिए वो बताते हैं इसका उपयोग किया जाता है, सीट बेल्ट का उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि आप विराम अवस्था में थे, अचानक से आप किस में आ गए, गति अवस्था में आ गए। ठीक है ना, इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं, बेल्ट का उपयोग करते हैं। परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में बने रहने की प्रवृत्ति में रहता है। अचानक ब्रेक लगने के कारण हम सीट के आगे पैनल में टकराकर घायल भी हो सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाता है। ये सुरक्षा बेल्ट हमारे आगे बढ़ने की गति को क्या करते हैं, धीमा करते हैं तथा घायल होने से हम क्या कर देते हैं, बचा देते हैं। ठीक है ना, अगला देखिए, किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए ईंधन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है, जिसके कारण दिशा बदलने के क्रम में संतुलित बनाए रखने हेतु मोटर गाड़ी केंद्र की ओर झुक जाती है। कहाँ की ओर झुक जाती है, केंद्र की ओर झुक जाती है। परंतु मोटर गाड़ी में सवार व्यक्ति शरीर एक सरल रेखी गति को बनाए रखना चाहता है, अतः तीक्ष्ण मोड़ पर मोटर गाड़ी में तीव्र गति के साथ मुड़ने पर उस पर सवार व्यक्ति शरीर जड़त्व के कारण सीट पर एक ओर से दूसरी ओर की ओर झुक जाता है। अब आपने देखा होगा कई बार अपन सीधे जा रहे हैं और मोड़ आया, क्या आया, मोड़ तो अपन इतने हो गए, फिर इतने मुड़का दिए, फिर इधर हो गए, तो आप बैठे बैठे हिलते डुलते रहते और अचानक से मोड़ आ गया तो आप गिर जाते। समझ में आ रहा कि नहीं, यही उसमें कारण चलता रहता है। चलिए देखिए, अब आपने देखा कि झुकाव आता है, मोड़ के कारण हम एक जगह से दूसरी जगह में स्थान परिवर्तन हो जाता है। अब तीसरा देखिए, इसमें ब्रेक अचानक लगने से हम कहाँ की ओर गिर जाते हैं, पीछे की ओर चले जाते हैं। अब जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि रुकी हुई थी बस, कैसी थी, रुकी हुई थी, अचानक से वो गति में आ जाती, अचानक से गति में आ जाता, तुमने देखा व्यक्ति आगे नहीं जाता, कहाँ की ओर जाता है, पीछे टपक जाता है। ठीक है ना, ऐसी ओर बचने के लिए भी इन चीजों का उपयोग करते हैं हम।
ठीक है ना। तो कौन सा नियम आता है अपना, गति का पहला नियम ही काम करता है। तो इतना याद रखना आपने। जैसे संवेग, इसी में क्या शब्द आता है अपना, एक संवेग, किसी वस्तु के, एक मिनट रुको, ये पहला नियम हो गया। अब कौन सा नियम आएगा आपका, दूसरा नियम। कौन सा नियम आता है, दूसरा। तो जो दूसरा नियम है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती हो जाती है। कौन सा बल लगेगा, दूसरा बल। कौन सा नियम पढ़ रहे हैं, दूसरा नियम पढ़ रहे हैं। अब दूसरे नियम में क्या होता है, अगर कोई वस्तु स्पीड से आ रही है, कैसे आ रही है, स्पीड से, अगर अपन उसे दूर ही रोकेंगे तो वो बहुत स्पीड से हाथों में लगेगी। अपन उसकी गति को धीरे धीरे करते हुए स्लो कर लेते हैं, तो उसके बल में क्या होता है, कम बल लगता है, मतलब वेग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना। यही आपने देखा हो, जो क्रिकेटर, जो खिलाड़ी रहते हैं, वो बॉल को पकड़ते हैं तो अचानक से ऐसे करके नहीं पकड़ते, ऐसे पकड़ेंगे तो बॉल कहाँ आएगी, हाथों में आएगी और बाहर चले। जब वो हाथ बॉल को पकड़ते तो ऐसे हाथों को कहाँ की ओर ले जाते हैं, पीछे की ओर, क्योंकि जितनी स्पीड से बॉल आ रही है धीरे धीरे उसका क्या कम हो जाए, वेग कम हो जाए और हाथों में वो बनी रहे। कितना समझ में आए। तो जी कौन सा नियम काम करता है आपका, गति का दूसरा नियम। दूसरा नियम हमसे क्या कहता है, तो यही हमने कहा कि देखो, गति का द्वितीय नियम भी कहा जाता है कि चूंकि न्यूटन ने इस गति के नियम को दिया था, अतः इसे न्यूटन का गति का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, आपने कहा संवेग, क्या आता है, संवेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग में परिवर्तन की दर। समान रूप से जो वेग आ रहा था उसमें अपन ने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, मतलब धीरे धीरे उसके वेग को कैसा कर दिया अपन ने, कम कर दिया। ठीक है ना। और असंतुलित बल की दिशा, अब बल कैसा लग रहा था, अपन ने जैसे जैसे वो धीरे धीरे आ रहे उसके ऊपर बल बढ़ाते गए तो एक समय बॉल को अपन पकड़ लेते। ठीक है ना। उसी को हम क्या कहते हैं, समानुपाती होता है। तो बल कौन सा कहलाता है, न्यूटन का दूसरा गति का नियम कहलाता है। इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, कौन सा नियम, गति के द्वितीय नियम को गणितीय सूत्र आपको याद रखना है। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, यानी द्रव्यमान में वेग का गुणा कर देते हो उतनी स्पीड से चलती। ठीक है ना। आगे देखिए, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, आप कहोगे न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, या जिसको अपन कह सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगर न्यूटन नहीं लिखना तो न्यूटन तो उनके सम्मान में दिया गया है, इसको ही अपन बोलते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड को ही सम्मान में क्या कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है। कितना क्लियर है। तो ये नियम, जो फॉर्मूला आया गति के दूसरे नियम से आया, किस नियम से आया है, दूसरे नियम से आया। कौन सा, कौन सा नियम, बल का नियम। ठीक है ना। आगे देखिए, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। त्वरण को ए से दर्शाया जाता है, ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड, यानी बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब जो सेकंड स्क्वायर है तो अतः के सम्मान में क्या कह देते हैं अपन, न्यूटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, न्यूटन भी कहा जाता है। एक बार और याद रखो, न्यूटन किसको कहा जाता है, आप कहोगे बल का ऐसा ही मात्रक है, और इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या कहेंगे इसको, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब देखिए, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से ही हम किसी वस्तु पर लगने वाले बल के मापन की विधि मिलती है। बल को उस वस्तु से उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जाता है। यानी एक और फॉर्मूला F बराबर m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए, वही अभी हमने पढ़ा था, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या फॉर्मूला आपका, F बराबर m इंटू ए, यानी आप कहोगे बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है ना। अब देखिए, इसके उदाहरण कौन से, अभी आपको जो उदाहरण बताया था क्रिकेट मैच के दौरान, एक क्षेत्र रक्षक, कौन है आपका, क्षेत्र रक्षक मतलब जो बॉल को पकड़ रहा है, फील्डिंग जो लगी हुई है आपकी, पकड़ते समय हाथ को कहाँ की ओर खींचता है, पीछे की ओर खींचता है, जिससे उसका बल कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। इसी में आपने दूसरा उदाहरण देखा होगा, ऊंची कूद वाले खिलाड़ियों को
कुशल व बालू पर क्यों कूदना होता है? यही कारण है, क्योंकि बालू पर अब जैसे आपने कभी लॉन्ग जंप कर रहे हैं, आप क्या करते हैं, लॉन्ग जंप 15 फीट या 17 फीट कूदते हैं, आप वो दूर से आएंगे तो कूदते ऐसा ना जाकर भी जाकर दूर जाके घिसट जाए, इसलिए आगे किस पर कूदते हैं, वो बालू पर। किस पर कूदते हैं, वो बालू पर जाते हैं, क्योंकि वहां जाकर भी धीरे जाके रुक जाए, क्योंकि दौड़ तो वो बहुत दूर से आते हैं, अचानक से छलांग लगा के वो उस बालू पर कूद जाते हैं। तो दो उदाहरण हमें याद रखना है। पहला कौन सा उदाहरण था आपका, कि आपने कहा क्रिकेट के मैदान में बॉल पकड़ते, दूसरा जो कूद लगाते तो वो बालू पर कूदते हैं, ठीक है ना। तीसरा कौन सा है, कराटे। कौन सा है, कराटे का एक खिलाड़ी अपने एक हाथ को हाथ से मारकर एक ही हाथ में बर्फ की एक सिल्ली को कैसे तोड़ता है। अब कैसे तोड़ता है तो तुमने देखा होगा, अब वो कराटे जब करते हैं तो अपने हाथों एक पीछे करता है और एक आगे भी करता है। पीछे करता है मतलब इसमें क्या हो गया, जब पीछे करेगा तो उसमें एक बल संरक्षित हो जाता है, तो जब वो उसको स्पीड से ले जाएगा तो उसमें उतना ही बल बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, पीछे खींचने पर ऑटोमेटिक उसमें बल कंजर्व हो जाता है, जिसको हम कहते हैं संतुलित बल। कौन सा आता बल आता है आपका, संतुलित बल आ जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, कराटे के एक खिलाड़ी हाथ को काफी गति से बर्फ की सिल्ली पर मारता है, ठीक है ना। बर्फ की तरह से कठोर होने के कारण हाथ के संवेग में परिवर्तन की दर अचानक से कैसे हो जाती है, शून्य हो जाता है। अचानक से आती है तो वो रुक जाता है, हाथ रुकता है तो बर्फ टूट जाता है, ठीक है ना। तो ये दो अपने याद रखना है। तीन उदाहरण पढ़ लिए अपन ने। अब कौन सा नियम आता है अपना, गति का तृतीय नियम। कौन सा नियम आता है, तृतीय नियम। अब तृतीय नियम कहलाता है, इसी को न्यूटन का तीसरा नियम भी कहते हैं, इसी को प्रतिक्रिया के विपरीत नियम भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, प्रत्येक क्रिया के बराबर होता है या विपरीत क्रिया के बराबर होता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत क्रिया वाला नियम कौन सा कहलाता है, न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है। जैसे आपने किसी को थप्पड़ मारा, सामने वाला भी आपको मारेगा, मारेगा कि नहीं मारेगा, तो वो होती क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, ठीक है ना। आगे देखिए, तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर क्या करती है, तात्क्षणिक रूप से बल लगाती है। समझ में आ रहा है, आप दीवार में बॉल मारोगे तो दीवार भी आपको क्या फेंक के देगी, बॉल फेंक के देगी। इन दोनों विरोधी बलों को क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल भी कहा जाता है। जैसे आपने कहा बंदूक चलती, क्या चलती है, जब बंदूक चला तो गोली तो आगे जाती है, लेकिन झटका कहाँ की ओर लगता है, पीछे की ओर लगता है। दूसरा कराटेबाज तुमने देखा, देश को मारेगा तो सामने वाला छोड़ देगा उसको, वो भी मारेगा उसको, ठीक है ना। तीसरा आपने देखा होगा, नाव पर कोई व्यक्ति अगर नाव से उतरता है, एक पैर अगर आगे को बढ़ाएगा, दूसरा पैर कहाँ की ओर चला जाएगा, पीछे की ओर, यानी वो तो आगे बढ़ेगा, नाव कहाँ की ओर चली जाएगी, पीछे की ओर, ठीक है ना। आप इसी पे देखिए, इसी में शब्द आता है हमारा कौन सा, देखो, जब एक फुटबॉल, किसको आता है, एक फुटबॉल को पैर से किक द्वारा मारा जाता है, अर्थात बल लगाया जाता है, क्या किया जाता है, उस पर बल लगाया जाता है तो पैर में चोट लगती है। अगर हम फुटबॉल पर पैर मारते हैं तो क्या लगती है, चोट लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि फुटबॉल पर पैर से जितना बल लगाया जाता है, फुटबॉल द्वारा पैर में भी उतना ही बल लगाया जाता है, ठीक है ना। अर्थात पैर पर बल लगाया जाता है, इसी कारण नंगे पैर से फुटबॉल को किक करने से पैर में चोट लगती है। ऐसा किसने कहा है, न्यूटन के तीसरे नियम ने कहा, ठीक है। दूसरा, दीवार या किसी कठोर वस्तु पर हाथ से प्रहार करने पर हाथ में चोट लग जाती है, तो आप जिसमें मारोगे सामने वाला भी आप पर फोर्स लगाएगा, तो इसलिए हाथ में भी लग जाती है। तीसरा, फुटबॉल खेल रहे प्राय गेंद को तेज गति से किक करने पर क्रम से खिलाड़ी आपस में टकरा जाते हैं, क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं। तो ये तीनों, अगला है चलने के लिए हम पैर से जमीन के पीछे की ओर धक्का लगाते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप हम आगे की ओर चले जाते हैं, क्योंकि घर्षण जितना होगा तभी अपन बढ़ पाएंगे, अगर फिसलन होगा तो अपन वहीं के वहीं फिसलते रहेंगे, ठीक है ना। तो जी हमारा कौन से नियम हो चुके हैं, गति के नियम हो गए। इसमें थोड़ी सी चीजें और हैं, जैसे आपने कहा आवेग, क्या आता है, आवेग। जब कोई खड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है, यानी तो बल और समय अंतराल गुणनफल को उस वस्तु पर क्या कहते हैं, आवेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवेग। आवेग किसको कहते हैं, आप कहोगे आवेग बराबर बल इंटू समय अंतराल। बल इंटू क्या होता है, समय अंतराल या संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन के बल
दर को ही हम क्या कहते हैं, आवेग कहा जाता है, या आवेग बराबर बल इंटू समय अंतराल। आवेग एक सदिश राशि है, कैसी राशि है, सदिश राशि है, जिसका मात्रक न्यूटन सेकंड होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। आवेग का फॉर्मूला क्या है, बल इंटू समय अंतराल, यानी संवेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। इतना समझ में आया। अब देखिए अगला कौन सा बल होता है, अभिकेंद्रीय बल। एक सेंट्रीपिटल होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल कहाँ की ओर लगता है, केंद्र की ओर लगता है। कहाँ की ओर लगता है, केंद्र की ओर। तो आपने ये जो सर्कल है इसमें जो अंदर की ओर बल लगेगा वो कौन सा बल कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है ना। लेकिन अगर इसके बाहर की ओर बल लगेगा ऐसा, तो वो कौन सा बल कहलाएगा, अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल कहलाएगा, अपकेंद्रीय बल कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए इस पर ये दोनों जो बल है, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, ठीक है ना। जैसे आपने अपकेंद्रीय बल एक ऐसा जड़त्वीय बल है जो छद्म बल भी कहलाता है, याद रखना। छद्म बल किसको कहा जाता है, छद्म बल कौन सा बल है आपका, अपकेंद्रीय बल है। देखो ये कार जो है ऐसी जाती है तो आपने देखा मोड़ पर घूमते तो ऊपर की ओर खिंचाव होता है, कहाँ की ओर जाते हैं, ऊपर की, यानी दूर से घूम के आती है, मोड़ पे कभी कार पास से नहीं मुड़ती, कहाँ से आती है, ऐसी आई और दूर की ओर फिसलती है, तो फिसलन के कारण बाहर की ओर जाती है, कौन सा बल है, अपकेंद्रीय बल। लेकिन वो झुकाव कहाँ की ओर होता है, केंद्र की ओर होता है, तो कौन सा कहलाता है अपना, अभिकेंद्रीय बल। एक ही नियम, एक ही जगह पर दो बल काम करते हैं, अपकेंद्रीय बल भी और अभिकेंद्रीय बल। आपने मौत का कुआं देखा होगा, कौन सा कुआं देखा है, मौत का कुआं। उस पे आपने देखा कार बाहर की ओर जाती है, ऊपर चढ़ती जाती है धीरे धीरे, लेकिन उनका झुकाव कहाँ की ओर होता है, केंद्र की ओर होता है। एक ही जगह पर दो बल काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा इसकी दिशा अभी केंद्रीय बल के विपरीत दिशा होती है, कपड़ा सुखाने की मशीन यानी वॉशिंग मशीन। कौन सी मशीन, वॉशिंग मशीन में आपने कपड़े डाले तो बीच में डले रहते हैं, लेकिन जब वो चलती है तो उनको दीवार से मारती है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वो कौन सी बल उदाहरण कहलाएगा आपका, अपकेंद्रीय बल का। अगला दूध के मक्खन वाली मशीन, तो तुमने देखा हो जो मक्खन दूध को मथते हैं तो उसमें जो एक आ रही चलाते हैं और वो क्या करती है, दूध को कॉर्नर से मारती है, उसे दीवार टकराती है उसमें। अगला इसी में आएगा आपका अपकेंद्रीय बल के जिस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये सेंट्रीपिटल है और ये कौन सा आपका, सेंट्रीफ्यूगल है, सॉरी उल्टा होगा, जो सेंट्रीफ्यूगल है वो कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। अब देखिए कई प्रकार बल कई प्रकार के होते हैं जिन्हें दो समूहों में बांटा जाता है, जैसे घर्षण बल, एक संपर्क बल है, तनाव बल है, सामान्य बल है, वायु विरोध प्रतिरोध बल है, पेशीय बल है, स्प्रिंग बल है। और इसी में एक और कौन सा, जिस संपर्क बल है जब जुड़ेंगे तभी काम करेंगे, और ये बल कौन से आपके, दूर से ही काम करते हैं। कहाँ से काम करते हैं, दूर से, जैसे गुरुत्वाकर्षण, संपर्क बल, किसी को अपन देखा और अपन उसी की ओर खिंचाव हो गया, तो वो कौन सा बल कहलाएगा, संपर्क। आकर्षण कौन सा बल कहलाता है, आकर्षण बल, दूर से देख के आकर्षण होता है। तीसरा कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल। स्थिर वैद्युत बल, चुंबक जो रहती है आपने देखा, चुंबक जब दूर से ही अपने यहाँ एक दूसरे क्या करती है, खिंचाव करती है। अगला चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, करंट भी आपस में खींचता है एक दूसरे को, तो ये बल कहलाएंगे आपके, है ना। अगला देखिए ये थोड़ा सा टॉपिक और है अपना, जिसको अपन बोलते हैं प्रणोद। कौन सा आता है, प्रणोद वह बल होता है जो एक वायुयान को वायु के मध्य नहीं, प्रणोद वह बल होता है जो एक वायुयान को वायु के माध्यम में ले जाता है। यानी आपने देखा प्रणोद पीछे से थ्रस्ट निकलता है, तो आपने देखा पीछे से बहुत ज्यादा धुआं छोड़ते हैं, रॉकेट जो देखे होंगे आपने, तभी तो वे कहाँ की जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, वही प्रणोदक कहलाता है। प्रणोद का उपयोग किसी हवाई जहाज के खींचने और रॉकेट के वजन को दूर करने के लिए किया जाता है। घर्षण बल से तात्पर्य दो सतहों से उत्पन्न बल है जो एक दूसरे के विरुद्ध संपर्क में आने पर कार्य करते हैं, घर्षण बल कहलाता है। अगला कौन सा है, अनुप्रयुक्त बल। ये एक बल है जो एक मनुष्य को दूसरे वस्तु पर अनुप्रयुक्त होता है, और यदि कोई व्यक्ति कमरे में एक डेस्क ले जाता है तो वस्तु पर प्रायोगिक बल का कार्य करता है। जैसे मान लो अपन किसी चीज को उठाकर ले जाएंगे तो उस वस्तु पर बल लगाना पड़ेगा। अगला कौन सा है, लंब बल। यह एक वस्तु पर लगाया गया समर्थन बल है जो किसी अन्य स्थिर वस्तु के संपर्क में रहता है, यह हमेशा सतह पर लंबवत होता है।
जैसे मान लीजिए अपन किसी किताब को उठाकर ले जा रहे हैं, अब जो देख किताब पर अपन ने क्या लगाया है, बल, लेकिन बल हमेशा कहाँ लग रहा है, हाथों पे। वजन कहाँ लग रहा है, हाथों में लगे, और हमारा जो केंद्र बिंदु कहाँ है, सतह पर है। समझ में आ गया कि नहीं? जी हमने किसके बारे में पढ़ लिया है, बल के बारे में पढ़ लिया। तो कितने सारे टॉपिक हमारे क्लियर हो गए हैं। ठीक है ना, इसके बाद अपन पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना।